दोस्तों, द कश्मीर फाइल को लेकर आप लोगों को पता है आज की डेट में देश में मुद्दा चल ही रहा है। तो उसी के चलते यहाँ पर कई सारे जो यहाँ पर बेसिकली बीजेपी के वर्कर थे और इसी के साथ में जो तेजस्वी सूर्या जो बीजेपी के नेता है उनके द्वारा अरविंद केजरीवाल साहब के जो घर के पास गए और यहाँ पर कुछ ऐसा दृश्य ही देखने को मिला। तो इसने जो है मतलब कि एक तरीके से काफी लार्ज स्केल पर एक बड़ा ही एक नेगेटिव नैरेटिव यहाँ पर पेश किया कि क्या चल रहा है यहाँ पर इस तरीके से कि पर्टिकुलर सीएम के घर के सामने जाकर बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरीके एक्टिविटी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा भी काफी सारे इसके ऊपर जो है कमेंट किए गए और काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिला आम आदमी पार्टी के अंदर, जिसकी वजह से काफी माहौल जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया। सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन यहाँ थी, आप लोगों को पता है द कश्मीर फाइल मूवी को लेकर मुद्दा चल रहा है। तो उसके चलते अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा यहाँ पर कमेंट किया गया। वो जो कमेंट था वो काफी ज्यादा एक तरीके से नहीं कहते हैं, थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही चीजें हो गई थी उस कमेंट में जो अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा बोली गई। तो उसके चलते यहाँ पर बीजेपी जो वर्कर है उनका यहाँ पर गुस्सा देखने को मिला। तो इसके चलते यहाँ पर काफी ज्यादा इशू सामने निकल कर आए। तो काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर चीजें ट्रेंड की कि हैशटैग केजरीवाल माफी मांगो। और यहाँ पर दूसरी साइड से ये चल रहा था कि हैशटैग जो तेजस्वी सूर्य है उनको गिरफ्तार करो। मुद्दा क्या है? पूरा मुद्दा है द कश्मीर फाइल को लेकर। आप लोगों को पता है ये मूवी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में फिलहाल के टाइम पर, तो इसी को लेकर बार बार कई सारी बातें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जब ये प्रेस मीडिया में जाकर बैठे तो इनके द्वारा बताया गया हम लोग शांति में गए थे, हमने बातें की, कोई तोड़ फोड़ नहीं की। तो इसके ऊपर भी अगर आप लोग देखेंगे बेसिकली आम आदमी पार्टी के द्वारा यहाँ पर चीजें कई सारी यहाँ पर शेयर की गई हैं। तो ये पूरा इशू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, जिसमें इनके द्वारा फिर मीडिया में आकर बयान भी दिया गया। तो यहाँ तक मैंने कहने का मतलब ये है कि पूरा काफी बड़ा एक ड्रामा क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी सारे इश्यूज जो हैं वो सामने निकल कर आए। तो क्या यहाँ पर इतनी जो दो इंपॉर्टेंट पार्टी हैं उनके इस तरीके जो इशू निकल कर आते हैं, क्या रियलिटी में ये सही है? अगर आज की डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप लोग देखें हमारा जो पॉलिटी है उसको आप लोग किस तरीके से देखोगे जब इस तरीके के यहाँ पर इंसिडेंट देखने को मिलते हैं? और ट्विटर पर मैक्सिमम टाइम आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐसी चीजें यहाँ पर ट्रेंड करती हैं, बीजेपी के गुंडे, अरविंद केजरीवाल मतलब इस तरीके से माफी मांगो, ये गिरफ्तार करो। अगर कुछ अच्छी चीजें, प्रोडक्टिव चीजें अगर यहाँ पर ट्रेंड करती तो कैसा रहता? बस यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। बाकी अपना न्यूज पेपर देखेंगे। मतलब मुझे कई बार लगता है, मैंने कहा इस तरीके के इशू जो है मतलब बिना सर पैर वाले इशू क्रिएट किए जाते हैं कई बार, और इस तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। आप लोग की क्या राय है? अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा जो बातें की गई, कमेंट किए गए यहाँ पर पर्टिकुलर मूवी को लेकर, वो सही था या फिर गलत था? और जो अभी यहाँ पर ये इंसिडेंट देखने को मिला इसमें आप लोग की क्या राय है? आप लोग बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया अपनी राय इसके ऊपर रख सकते हैं। आज 31 मार्च, आज का डिस्कशन जो है वो काफी शानदार रहने वाला है। आइए अपने डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक काफी इंपोर्टेंट मोटिवेशनल कोट है जो कि आप लोग को पूरे दिन जो है वो एनर्जेटिक रखने का काम करेगी। बोला गया है कि यहाँ पर इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए, यानी कि अपने आप को उस जोन में आप लोगों को रखना है कि फालतू की चीजें आप लोगों के दिमाग में ही ना आए और आप लोग अपने काम को लेकर फुल डेडिकेटेड नजर आए। कोई भी इशू हो, सोसाइटी में कुछ भी चल रहा है, आसपास में कुछ भी हो रहा है, पर आप लोगों का अपने काम से फोकस न हटे। अगर उस वाली टेंडेंसी में आप लोग हैं तो आप लोगों को आप लोगों का गोल अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। काफी कुछ डिस्कस करूंगा इस डिस्कशन के अंदर में। देखिए, मेरा ये मानना है कि डिस्कशन शानदार होना चाहिए, आप लोगों के एग्जाम के हर एक स्टेज पर आप लोगों को फायदा पहुंचाए, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, और इसी के साथ में अगर सोसाइटी में भी आप लोग कहीं पर भी रहते हैं तो वहां पर भी आप लोगों की लाइफ में एक प्रोडक्टिविटी लेकर आए। तो वो सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में आप लोगों को इंप्रूव कर अपनी इंग्लिश जो है उसको भी इंप्रूव करने का मौका मिलेगा, क्योंकि रेगुलरली 5 वोकेबलरी एक्स्ट्रा मैं ऐड करता हूं। बाकी जो वीडियो के अंदर है वो तो सही है, इसके अलावा भी आप लोगों को देखने को मिलती है। 2 क्वेश्चन आप लोगों को रेगुलर देखने को मिलते हैं जो कि आप लोगों को एंजॉय करने हैं। और आज है महीने का आखिरी दिन। मैं आशा करता हूं कि ये महीना आप लोगों को काफी अच्छा रहा होगा। बाकी आप लोगों को कैसा रहा ये महीना, अगर आप लोग शेयर करना चाहते हैं अपनी बातें तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो मंथ है उसको आप लोग कैसे एंजॉय करना चाहते हैं ये आप लोग जरूर बताएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट मंथ है वो अगर आप लोग ढंग से निकाल पाओगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम पास में आ रहे हैं और अच्छे से आप लोग अपनी चीजों को लेकर आगे बढ़ पाओगे। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है। एक छोटी सी न्यूज सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करूं, फ्रंट पेज पर ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। इमरान खान साहब जो हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के जो नेता, वो अपनी मेजोरिटी जो है वो लूज कर चुके हैं यहाँ पर। और बोला जा रहा है कि नेक्स्ट जो यहाँ पर लीडर बनने वाले हैं, ठीक है, ये है शाहबाज शरीफ जो है वो अगले पीएम होंगे यहाँ पर पाकिस्तान के। तो देखते हैं क्या क्या मुद्दा देखने को मिलेगा। टोटल मिला के 172 सीट चाहिए थी मेजोरिटी के लिए, ये ओनली 155 ही जुटा पाए। तो इसके चलते इनको अपनी जो है सीट छोड़नी पड़ेगी। और पाकिस्तान के अंदर ये नॉर्मली आप लोगों को चीजें देखने को मिलती रहती है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो भी मिलिट्री के सपोर्ट में बातें करता है वो तो अक्सर जीत जाता है और दूसरा इंसान जो है हार जाता है।
अपने देश के बारे में याद रखिएगा, पाकिस्तान जो है अगर आप लोग मैप में देखेगा तो मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारी कंट्री में लद्दाख को टच करता है, जम्मू एंड कश्मीर यानी कि 2 तो यूनियन टेरिटरी को टच करता है, इसके साथ में पंजाब, राजस्थान और गुजरात इसको टच करता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना। पहले यहाँ पर क्या था, आप लोगों को बोल देगा ऑप्शन में कि ओनली जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान और गुजरात को और पंजाब को टच करते हैं, नहीं। अब यहाँ पर आप लोगों को ये देखना है कि 2 यूनियन टेरिटरी बन चुकी है हमारे देश में, तो अलग अलग यूनियन टेरिटरी को यहाँ पर बताना, लद्दाख और इसी के साथ में जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ जाता है कि यार ये तो पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाइड एरिया है, तो आप लोग को ये याद रखना है कि हमारी कंट्री में जो फुल मैप होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रेजेंट किया जाता है, उसके हिसाब से ये पूरा जो एरिया है ये हमारे देश का बेसिकली प्रेजेंट किया जाता है। तो एग्जाम में भी आप लोगों को वो याद रखना है। वैसे तो ये हमारा है ही है, पर लेकिन जो इंटरनेशनल जो मैप आप लोग उठाकर देखेंगे वहां पर कई बार इसको प्रेजेंट किया जाता है इस साइड में कि पाकिस्तान की साइड में, तो वो गलत है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, एग्जाम में भी क्वेश्चन बने तो इसको आप लोगों को भूलना नहीं है, ठीक है। आइए अब यहाँ पर आर्टिकल देखेंगे, कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो कि बहुत सारा डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। और देखिए आर्टिकल को ना इस तरीके से देखा कीजिए ताकि एग्जाम में आप लोग किस तरीके से उससे फायदा उठा सकते हैं, तो वो बेसिक पर्पज आप लोगों को होना चाहिए। तो सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, एक एक कर सारी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो ये वाला आर्टिकल है आप लोगों को देखने को मिलेगा, हम लोगों ने बहुत सारी दुनिया में अभी जो है अपने जो है गेहूं अनाज वगैरह बांटा, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। वासुदेव कुटुंबकम, एक शब्द याद रखिएगा, वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम का बेसिक पर्पज क्या होता है कि ये जो दुनिया है ये एक परिवार के तरीके से है, तो उसी के चलते बात बताई जा रही है। अभी हम लोगों ने अफगानिस्तान में भी काफी सारा गेहूं भेजा था, और खासकर जब बात करते हैं हम लोग किसी की हेल्प करते हैं, खासकर भुखमरी के टाइम पर, तो याद रखिएगा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 में भी हम लोग वर्ल्ड में दुनिया की हेल्प कर रहे हैं खाना प्रोवाइड कराने में। तो जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसके थ्रू जब हम लोग खाना प्रोवाइड करा रहे हैं तो इनडायरेक्ट वे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के थ्रू हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो यही बातें यहाँ पर बोली गई है, हम लोग कहाँ कहाँ पर आज के डेट में चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। इवन हम लोगों ने विदेशों में भी और अपने देश में भी सबको हेल्प प्रोवाइड कराई, ठीक है। तो इसके बारे में एक हल्का सा ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा ताकि आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये बात की जा रही है आज के डेट में अगर कोई गिरफ्तार हो जाता है तो उसका क्या क्या डेटा इकट्ठा करना चाहिए, तो इसके बारे में जानेंगे। राइट टू प्राइवेसी वाला इशू है, तो जीएस पेपर 2 के साथ में भी आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं जब फंडामेंटल राइट के बारे में आप लोग बात करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये साइड वाला आर्टिकल जो है अब्राहम अकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, और इसी के साथ में यूएई, बहरीन, मोरक्को और इजिप्ट ये मिल रहे हैं बेसिकली ईरान को डील करने के लिए। आखिर क्या मुद्दा है पूरा यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि क्या क्या इशू यहाँ पर चल कर आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा एक बिल पास किया गया, ये बेसिकली उसके बारे में है। यहाँ पर अगर आप लोग चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये है बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट से रिलेटेड यहाँ पर ये बिल प्रस्तुत किया गया लोकसभा के अंदर में, तो उसी के बारे में यहाँ पर ये लिखा गया, ठीक है। मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा जिससे कि आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करें श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर श्रीलंका की खस्ता हालत है। आप लोगों को पता है आज की डेट में श्रीलंका जो है वो बिल्कुल जूझ रहा है। उसमें कुछ पॉइंट्स जो आप लोगों को याद रखने थे वो मैंने आप लोगों को बताए थे। सबसे पहले तो है टूरिज्म के ऊपर उनकी काफी ज्यादा चीजें टिकी हुई थी, वो उनकी खस्ता हालत होगी। जैसे कोविड-19 आ गया तो उसकी वजह से यहाँ पर सब चीजें बंद होगी, तो यहाँ पर कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाई, कुछ भी जो है प्रोडक्ट नहीं बन पाए, तो लोगों की वैसे जॉब चलेगी। और इसके अलावा यहाँ पर ये डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं बेसिकली चाइना की, यानी कि चाइना ने इनका खून चूसकर फेंक दिया, जैसे आमनी फेंक देते हैं गुठली चूसकर, वो यहाँ पर हरकतें देखने को मिलेगी। तो इसके चलते यहाँ पर खाने के भी दाने दाने के भी लाले पड़े हुए यहाँ पर, तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ओके। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू है यहाँ पर इसका कि श्रीलंका के अंदर जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल रिसेंटली आए। एक बार टॉपिक तैयार कर लो और उसके बाद में जाने दो। जोमेटो की सर्विस के बारे में अभी जोमेटो ने बोला 10 मिनट में सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, तो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी रही, तो आखिर क्या था उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। और ये है डेटा पॉइंट जो कि आप लोग समझ सकते हैं। हमारी देश में फ्रीडम और जर्नलिज्म के बारे में अगर आप लोगों से पूछे, खासकर फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करें, तो यहाँ पर अभी बोला गया था कि जो जर्नलिस्ट थी राना अयूब, उनको स्टॉप किया गया मुंबई एयरपोर्ट पर। कई सारे इश्यूज ऐसे पहले भी देखने को मिले जर्नलिस्ट के बारे में अगर बात करें, तो उसी के चलते यहाँ पर हमारी कंट्री की रैंक दिखाने की बात की जा रही है। तो प्रीलिम्स में आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन जाएगा, एक अच्छा टॉपिक बन जाता है। यहाँ पर अगर बात करें वर्ल्ड प्रेस जो फ्रीडम के बारे में, तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो याद रखिएगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। इसमें टॉप पर है नॉर्वे, फिर फिनलैंड और फिर स्वीडन। अपनी कंट्री की रैंक जो है आप लोगों को 42 देखने को मिलेगी, और हमारा स्कोर जो है वो 46.56 आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। जिसके चलते यहाँ पर चीजें समझाने की कोशिश की गई कि इंडिया के अंदर जो जर्नलिज्म है वो किस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, और हमारी जो रैंक है वो यहाँ पर ज्यादा अच्छी नहीं है। इधर आप लोग देखते हैं
फ्रीडम स्कोर के बारे में, तो कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो कि हमारे आसपास में देखने को मिलेगी, खासकर वो कंट्री जो कि ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। हमारी जो रैंक है 140 और 100 यहाँ पर इसी के एयरफेयर में घूमती रहती है 2014 से लेके अगर अब तक की आप लोग बात करते हैं तो। अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह है कि इंडिया की जो रैंक है वो 142 से 180 कंट्री में से। तो यहाँ पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में जो कि जो यहाँ प्रस्तुत किया गया था 2021 का, तो यहाँ पर अगर बात करें तो हमारी कंट्री में रिसेंटली अभी 7 जर्नलिस्ट ऐसे थे जिनको जेल में डाला गया, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर ये कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं कि जो यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं, और पिछले 3 डेकेड में सबसे ज्यादा हमारे देश में जो जर्नलिस्ट हैं उनको जेल में डाला गया। तो ये डेटा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बोला ये जाता है कि हमारी कंट्री में जो फ्रीडम है उसको लोगों को ढंग से प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, तो उसके चलते इश्यू निकल कर आता है। और आप लोगों को पता है जब पार्ट 3 के अंदर आप लोग जाएंगे तो फंडामेंटल राइट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये है आर्टिकल 19 में कहीं पर भी डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर बेसिकली मीडिया के बारे में, पर लेकिन हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं आर्टिकल 19(1) के ए में। तो यहां से हम लोग बोलते हैं कि इससे जब हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं तो सीधा सीधा मतलब हम लोग यहां से ये निकाल लेते हैं कि मीडिया भी इसी में रखी हुई है। और यही क्वेश्चन आप लोगों से बार बार घुमाकर पूछा जाता है कि मीडिया को कहां से निकाल कर लाया जाता है, तो आर्टिकल 19 के फर्स्ट के ए से। पर लेकिन जब आप लोग बात करेंगे तो इसके ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जाती है, ठीक है, ताकि यहाँ पर कुछ उल्टी सीधी चीजें न देखने को मिले। तो उसमें भी आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर हर एक आर्टिकल पर यहाँ पर जब बात करेंगे 19 के अंदर में मैंने आप लोगों को समझाया था कि एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगी ताकि सिचुएशन को नॉर्मल लेकर चला जा सके। तो उसी के बारे में डेटा पॉइंट है, ये सारा डेटा पॉइंट मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। के साथ में पीडीएफ भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है टेलीग्राम पर, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह है, अगर आप लोग एसएलवी पीडीएफ पर जाएंगे कई सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराई है। आज फिर इंग्लिश का एक सेशन आप लोगों का देखने को मिलेगा। सेशन पहला हो गया था, इसी के साथ में सेशन नंबर 2 भी मैंने डाल दिया था, ठीक है, कि इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करना है। आज सेशन नंबर 3 में यहाँ पर डाल दूंगा जिससे कि आप लोग अपनी इंग्लिश इंप्रूव करते हुए नजर आएंगे। और भी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर होता है, जैसे क्विज डालता हूँ, क्विज का यहाँ पर हिंदी में भी आप लोगों का आंसर भी रहता है और क्विज के क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो इसको भी आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। डेली एक आर्टिकल हो जाता है तो इसको भी आप लोग देखिएगा, काफी ज्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी जो लगता है कहीं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो भी शेयर कर देता हूँ। जैसे कल राजस्थान जो दिवस सेलिब्रेट किया गया था तो उसके बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। आंसर राइटिंग में आंसर राइटिंग लिख सकते हैं, डेली 2 क्वेश्चन पोस्ट करता हूं जिससे आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी आंसर लिख रहे हैं तो आप लोग भी यहाँ पर अपना क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कर सकते हैं और एक दूसरे का आंसर जो है वो आप लोग एनालाइज भी कर सकते हैं। तो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आप लोगों को इसके लिए पेमेंट नहीं देना है, बस आप लोग अच्छे से एक दूसरे के साथ में माहौल बनाकर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर पोस्ट कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहाँ पर ये बात करें जोमेटो के बारे में। अभी आप लोगों को पता है जोमेटो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गया था एक छोटे से इशू की वजह से, और वो क्या था, जोमेटो ने बोला 10 मिनट में डिलीवरी कर देंगे अगर कोई भी यहाँ पर हमारे ऐप पर जाकर बेसिकली यहाँ पर कुछ भी खाना ऑर्डर करेगा। तो इशू सबसे बड़ा ये बन गया कि 10 मिनट आप लोगों ने किस बेस पर बोला। तो इनके द्वारा बोला गया कि ऑलरेडी यहाँ पर 2 तरीके की चीजों को देखा जाएगा कि कुछ तो प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको लिमिटेड टाइम लगता है, ऑलरेडी प्रेडिक्टेबल है ये प्रोडक्ट आ रहा है और उसमें से यहाँ पर तुरंत हम लोग उसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके चलते 1 से 2 किलोमीटर एरिया में हम लोग यहाँ पर स्टोर खोलेंगे और यहाँ पर 3 से लेके 6 मिनट में एवरेज हम लोग यहाँ पर बेसिकली 20 किलोमीटर जो है हम लोग तय करेंगे। तो इसके चलते हम लोगों ने यहाँ पर ये बोला। और वैसे यहाँ पर 30 मिनट डिलीवरी के बारे में बात की जाती है जिसमें यहाँ पर कुछ डिस्टेंस होती है, अनप्रेडिक्टेबल कुछ आ गया और डिस्टेंस कुछ ज्यादा है, तो ये सारी बातें इनके द्वारा बोली गई। तो मुद्दा यहाँ पर ये है, देखिए यहाँ पर खाने की बात की जा रही है। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप लोग खाना लेके जा रहे हैं 10 मिनट में तो डिलीवरी कर दे रहे हैं। अगर कोई प्रॉपर खाने को तैयार किया जाए, उसको ढंग से अगर देखा जाए तो 10 मिनट जो है 10 मिनट में तो इंसान जो है अपनी उन्हीं कहते हैं अगर बाहर निकलना है तो अपनी कपड़े वपड़े उठाने में, अपना वॉलेट, अपनी जो चाबी वगैरह और अपना मोबाइल वगैरह उठाने में निकलने में इंसान का लग जाता है। रास्ते में अगर जाम मिल गया तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिससे यहाँ पर कस्टमर में फालतू की हाइप क्रिएट की जा रही है। आप लोग इस तरीके ये बेसिकली यहाँ पर लोगों को बातें बोलना कितने हद तक यहाँ पर सही है, तो ये सही नहीं है क्योंकि खाना एक ऐसी चीज है जो कि काफी ह्यूज इंपैक्ट डाल सकते हैं। फूड सेफ्टी का रिस्क यहाँ पर निकल कर आता है और जो ड्राइवर है उसकी सेफ्टी का रिस्क यहाँ पर निकल कर आता है। वो इंसान जाएगा, पता चला जल्दबाजी में कहीं एक्सीडेंट कर बैठ गया, तो उसके चलते और भी कई सारे इश्यू निकल कर आएंगे। तो बिना सर पैर वाला ऐसा यहाँ पर किसी के थ्रू यहाँ पर इस तरीके से बातें बोलना, तो ये कितने हद तक सही है। आप लोगों की क्या राय है इसमें कि एक प्रॉपर वैलिड टाइम होना चाहिए। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया, मैं आप लोगों को बोल दूं कि सुबह जो है द हिंदू में आप लोगों को 4 बजे प्रोवाइड करा दूंगा। 4 बजे कैसे प्रोवाइड करा देंगे यार, न्यूज़पेपर आप लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर पब्लिश होता है, तो उसके हिसाब से चीजें चलती हैं फिर, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। फिर लेक्चर को रिकॉर्ड करना है, सबसे ज्यादा टाइम तो पीपीटी बनाने में लग जाता है, ठीक है। पीपीटी क्रिएट करना इसलिए जरूरी रहता है ताकि आप लोग जो है आसानी से उसको रिवाइज कर सको।
तो ये सबसे ज्यादा बड़ी चीजें होती है। तो एक प्रॉपर टाइम लगता है, उसको रिकॉर्ड करने में टाइम लगेगा, फिर डिकोड करने में टाइम लगेगा, अपलोड करने में टाइम लगेगा। तो पूरा एक प्रोसीजर फॉलो कर कर ये आप लोगों के पास में आता है। या तो फिर ये होता है कि बैठकर मैं आप लोगों को लाइव पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, सुबह को 6 बजे लेक्चर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक अलग इश्यू है, पर उसके लिए अलग से आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। बीच में इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो उसका क्या होगा, तो वो सारे इश्यूज देखने को मिल जाते हैं, कई बार इंटरप्ट हो जाते हैं चीजें। तो कहने का मतलब ये कि इससे कहीं जा रहे हैं तो बीच में ट्रैफिक आ गया तो कैसे रहेगा। तो इस तरीके से ऐसी एक तरीके से बातें बोलना जो कि हाइपोथेटिकल लगे कई बार, तो ये सही नहीं है। और लोगों का ट्रस्ट भी एक तरीके से मिसट्रस्ट में क्रिएट होता है, और हाइप बनाने के लिए ऐसी बातें बोलना वो सही नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ऐसे पॉलिटिशियन बोलते हैं हम लोग आएंगे तो सबको जॉब प्रोवाइड करा देंगे। तो वही कुछ बातें यहाँ पर जोमेटो लेकर चल रहा है, जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, ठीक है। तो ये था एक आर्टिकल, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपना सजेशन यहाँ पर दे सकते हैं, जो भी आप लोगों को यहाँ पर सुटेबल लगे, ठीक है। आगे यहाँ पर अभी आप लोगों को कुछ डेटा पॉइंट में बताऊंगा। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पेज जो है काफी शानदार रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या क्या आर्टिकल है यहाँ पर, वो भी हम लोग एक एक कर देखेंगे, ठीक है। क्विज है आज का काफी इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोगों को पोस्ट कर दूंगा मैं टेलीग्राम पर। टोटल मिलाकर 6 क्वेश्चन है, इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, और इनका आंसर जो है मैं कल पोस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगले दिन हिंदू जो है वो आंसर देते हैं, ठीक है। और जो कल मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर जो है ये हैं, इनको हिंदी में भी कन्वर्ट कर मैंने बोला था ना टेलीग्राम पर, तो हिंदी में भी कन्वर्ट कर मैं आप लोगों को यहाँ पर SLV PDF वाले टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि जो हिंदी के स्टूडेंट है उनको भी कोई दिक्कत देखने को न मिले। ये पिक्चर किसकी है, ये एक फेमस मुगल एम्परर है, तो पहचानो कौन। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है पहचानो कौन, इसमें आप लोगों को बताना है ये पिक्चर किसकी है, ठीक है। तो देखता हूं कौन कौन यहाँ पर सही बता पाता है, देखता हूं आप लोगों में से कितने सही आंसर यहाँ पर दे पाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, ये बेसिकली 2 राज्यों के बारे में यहाँ पर बात करेगा। पहले उन राज्यों को आप लोग मैप में देखिए, फिर आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिर कहां से इशू निकलकर और किधर जा रहा है। किसी भी पॉइंट को समझने के लिए अगर मैप से रिलेटेड चीजें आती हैं तो उसको आप लोगों को ढंग से समझना पड़ता है, तो मैप पर ध्यान हमेशा दिया कीजिए। आसाम मेघालय के बारे में बात की जा रही है। आसाम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और मेघालय आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर कोई पूछे कि आसाम और मेघालय में डिस्प्यूट क्या चल रहा है, तो अभी जो मैं बातें आप लोगों को बताऊंगा उससे एक एक पॉइंट जो है वो आप लोगों का क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो आप लोगों को मुद्दा देखने को मिलेगा, आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है हेमंता बिस्वा सरन, और इसी के साथ में मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है के संगमा, ठीक है। तो दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पर अभी एग्रीमेंट साइन किया गया, हमारी कंट्री के जो होम मिनिस्टर हैं उनकी प्रेजेंस में। आखिर क्या एग्रीमेंट था और इशू क्या चल रहा था, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। वो कहते हैं कि पुराने समय की बात है, तो बहुत पुरानी बात है। यहाँ पर ऐसा हुआ करता था जब मेघालय जो है वो आसाम का पार्ट हुआ करता था, पर लेकिन फिर लगा कि इसको एक अलग राज्य बना देते हैं, तो आसाम से निकालकर एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बनाया गया यहाँ पर 1970s में। तो 1970 यानी कि 1970 में जब ये बाहर निकाला गया, और फिर 72 में पूरा एक कंप्लीट राज्य बना दिया गया। तो तब से लेकर दोनों राज्य के बीच में बाउंड्री को लेकर इश्यू यहाँ पर बने रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा प्रोसीजर क्रिएट किया गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आसाम रीऑर्गेनाइजेशन मेघालय एक्ट, ठीक है। तो ये एक्ट था यहाँ पर जो कि 1969 का, ठीक है। तो 1969 में एक कानून आया, फिर यहाँ पर 70 में इसको अलग निकाला गया, और 72 में इसको फुल फ्लेज्ड एक यानी कि पूरा कंप्लीट एक राज्य बना दिया गया। पर लेकिन इश्यू यहाँ पर ये हुआ, जब से लेकर अगर अब तक आप लोग बात करेंगे तो मुद्दा बार बार ये घूमकर आता रहा है क्या यहाँ पर आज के डेट में जो आसाम और मेघालय है उनके बीच में जो लैंड का जो डिस्प्यूट है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पर बना रहा। यानी कि आसाम बोल रहा है ये चीजें जो है मेघालय पे जा रही हैं, वो बेसिकली उनको लेकर यहाँ पर ऐसे लगभग 12 सेक्टर थे जहां पर इनके बीच में दिक्कतें देखने को मिल रही थी। पर लेकिन अमित शाह जी के द्वारा बोला गया, यार देखो सुनो सारे नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों को, यार आप लोग एक बात सुनो, हम लोग अभी 2022 में क्या कर रहे हैं, हम लोग आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि सारे मिलकर एक साथ आओ और यहाँ पर जो भी डिस्प्यूट जो भी लड़ाई आप लोगों के बीच में चल रही है उन सारी लड़ाइयों को आप लोग साइड में रख दो और प्रॉपर वे में मिलकर काम करो। तो उसी के चलते यहाँ पर ये भी जो इश्यू चल रहा था आसाम और मेघालय के बीच में कि 75वीं आजादी की सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे, उसके चलते इनके द्वारा अपने डिस्प्यूट को साइड में रखते हुए कई सारे ऐसे एरिया थे जहां पर इनके द्वारा जमीन की अदला बदली कर ली गई है और आसाम और मेघालय जो है वो मिलकर यहाँ पर शांति में काम कर रहे हैं। वास्तव में यार ये काफी अप्रिशिएट करने लायक काम बोल सकते हैं आप लोग होम मिनिस्ट्री का, जिसके द्वारा इतना शानदार यहाँ पर डिसीजन लिया गया और जिसके चलते यहाँ पर मिलकर ये चीजें यहाँ पर हो पा रही है। तो कल को चलकर इसके बारे में कोई आप लोगों से पूछे तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। हालांकि पहले कई सारी कमेटी बनाई गई थी, जैसे YV चंद्रचूड़ कमेटी बनाई गई थी 1985 में, उसने भी कोशिश की थी यहाँ पर मुद्दे को सुलझा जाए, पर लेकिन मेघालय ने मना कर दिया, बोला प्रो आसाम है यहाँ पर, यानी कि आसाम का फेवर कर रही है, तो उन्होंने साफ साफ पार्टिसिपेट करने से यहाँ पर मना कर दिया। फिर अलग से यहाँ पर काम किया गया, पर लेकिन यहाँ पर जनवरी 2021 में होम मिनिस्टर साहब के द्वारा बोला गया यार आओ बैठकर बातें करते हैं और यहाँ पर इसका सोल्यूशन निकालते हैं।
तो अभी ये सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर आया, जो कि वास्तव में अप्रिशिएट करने लायक बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इस कोड के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर बिल्कुल क्लैरिटी रहनी है, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक और छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं, कल आप लोगों का एक आर्टिकल था, ठीक है, जो कि फेसबुक के बारे में था। तो आप लोग टेंशन मत लिया करो, कोई भी ऐसा आर्टिकल रहता है तो वो कवर हो जाएगा। जैसे आज भी फेसबुक के बारे में तो 2 आर्टिकल फेसबुक के बारे में आ चुके हैं और दोनों एक ही चीज से रिलेटेड है। यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे बेसिकली फेक न्यूज के बारे में और फेक अकाउंट्स के बारे में बात की जा रही है। और यहाँ पर भी आखिर ये मुद्दे क्यों आ रहे हैं इनके बारे में बात करूंगा आप लोगों से। तो टेंशन मत लिया करो, जो भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ वो कवर करूंगा तो वो कवर करूंगा। अगर कोई आर्टिकल ऐसा है जो बच जाता है, वो मुझे पता है आर्टिकल बच चुका है, उसको हम लोग संडे में या फिर सैटरडे में कवर कर लेते हैं। एक एक पॉइंट आप लोगों का क्लियर करके चलूंगा। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है उसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, इतना आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अब तक जितने सिलेक्शन हुए एसएलवी फैमिली से, वो रेगुलरली लेक्चर देख रहे होते हैं और कई सारे टॉपिक ऐसे रहते हैं जो रेगुलरली रिपीट होते हैं। तो ऐसा मत सोचो कि आज कोई टॉपिक छूट गया है तो वो बेसिकली कभी दुनिया में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि आज का जो टॉपिक होगा, मान लो कोई एडिटोरियल आ गया उसमें इतना अच्छा इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं है, ठीक है, तो फिर मैं उसको आगे कवर कर लेता हूं। तो ये आप लोग देखिए थोड़ा सा। और एक और इशू बन रहा है यार, जब से टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट मैंने कवर करना स्टार्ट किया तो वीडियो की लेंथ जो है मैं चाह रहा हूं थोड़ी सी ज्यादा की जाए, पर कई सारे बच्चे जो है वो रोने लग जाते हैं। क्या इसमें कोई इशू है आप लोगों को अगर वीडियो की लेंथ जो है वो थोड़ी सी मैं बढ़ा दूं? इसके बारे में आप लोग बताएगा, क्योंकि थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग और सारी चीजें कवर कर लेंगे जिससे कि और डिटेल में चीजें हो जाएंगी। अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम ना हो इसके बारे में आप लोग बताएगा। देखिए दिक्कत तो मुझे होगी बेसिकली, अगर देखा जाए ज्यादा वीडियो रिकॉर्ड करना, डिकोड करने में टाइम लगेगा, अपलोड करने में टाइम लगेगा। आप लोगों को तो बस थोड़ा सा टाइम देना, इसकी मैं गारंटी देता हूं। जो भी आप लोग एक्स्ट्रा टाइम दोगे मुझे, मैं उसको आप लोगों को प्रोडक्टिव टाइम बनाकर दिखाऊंगा कि आप लोगों को लगेगा कि हाँ टाइम जो है वो आप लोग काफी अच्छा रहा, ठीक है। इतना आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, ये बेसिकली बातें हैं। अभी यहाँ पर अगर बात की जाए फेक न्यूज का बेसिक मतलब क्या होता है, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जिसका कोई बेस ना हो, वो इन्फॉर्मेशन जो कि सोसाइटी में रोज फैलाने का काम कर दे, वो इन्फॉर्मेशन जो कि यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोले कि रैंडमली कोई भी आकर क्रिएट करके चला गया। यहाँ पर बेसिकली अगर बोले कि ये इन्फॉर्मेशन कहां से चली तो कोई बताने वाला ना हो, तो एक तरीके से कई बार गलत तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग खुद देखो, कई बार जैसे कि मैं फेसबुक पर कोई पोस्ट डालता हूं, ठीक है, कई सारे आकर वहां पर उल्टी सीधी बातें लिख देते हैं और जब जाकर वो प्रोफाइल देखता हूं मैं तो पता चलता है कि वो जो है फेक अकाउंट मैक्सिमम टाइम आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपने रियल अकाउंट से आकर वो बातें कर सकें, समझ सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपना फेक अकाउंट रखते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो चिढ़ते हैं, वो आप लोग ऐसी हरकतें करते हुए नजर आएंगे। वीडियो आ गई तुरंत डिसलाइक करके बैठ गए, आप लोगों ने नॉर्मली ये देखा होगा। तो ऐसे इश्यूज आप लोगों को हर जगह देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अभी यहाँ पर जो फेसबुक है उसके द्वारा कुछ स्टेप उठाए गए, मैं उसके बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ। फेसबुक के द्वारा यहाँ पर भी क्या किया गया है कि जो पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं, पॉलिटिकल मुद्दे मतलब कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई सारी कंट्री ऐसी हैं जहां पर इलेक्शन हो रहे होते हैं, तो वहां पर पॉलिटिकल कैंपेन उनके द्वारा चलाए जाते हैं। वो पॉलिटिकल कैंपेन जो उनके द्वारा चलाए जाते हैं कई बार माहौल क्रिएट कर देते हैं बड़ा ही गंदा, और उसकी वजह से कई सारे इशू देखने को मिलते हैं। फेसबुक पर कई सारे आरोप लगाए गए थे जब डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा यहाँ पर अपना कैंपेन चलाया गया था, तो उसके चलते कई सारे इशू यहाँ पर देखने को मिले थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने गलत तरीके से लोगों को फेसबुक के थ्रू यहाँ पर मिसलीड किया है और इस तरीके से वो इलेक्शन जीत कर आए। तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फेसबुक के द्वारा काफी इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर उठाए गए। उनके द्वारा क्या किया गया, आगे से एक तो यहाँ पर कोई भी एडवर्टीजमेंट आएगा यहाँ पर, खासकर जो यहाँ पर पॉलिटिक्स से रिलेटेड होगा, उसमें एक प्रॉपर ये एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। प्रोसीजर क्या होगा, ये देखेंगे कि ये जो कैंपेन है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है, इसी के साथ में जो कैंपेन चलाने वाला है उसकी प्राइमरी लोकेशन क्या क्या है, जो यहाँ पर कैंपेन चलाने वाला है उसकी प्रॉपर गवर्नमेंट के द्वारा प्रस्तुत की गई एक आईडी होगी, और उसी के साथ में जिस अकाउंट से वो पैसा दे रहा है उस अकाउंट की इंफॉर्मेशन होगी। यानी कि आगे आने वाले टाइम में अगर कोई गलत कोई काम करे उस इंसान की धरपकड़ की जा सके, तो इसके चलते फेसबुक पूरा यहाँ पर एक सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अभी हुआ क्या, आखिर ऐसा क्या हो गया, फेसबुक को यहाँ पर ऐसी क्या दिक्कतें देखने को मिल गई। 28 मार्च में यहाँ पर सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म फेसबुक है उससे क्वेश्चन किए गए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा इन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो उसके चलते यहाँ पर ये इशू यहाँ पर देखने को मिल गया। तो फेसबुक को लगा यार गजब बेइज्जती है, ये तो काफी बेइज्जती हो रही है देश के अंदर में हमारी, तो उसको लगा कि यार क्यों ना इसको फिर ढंग से तैयार किया जाए। तो इनके द्वारा पूरा जो सिस्टम है उसमें चेंज करने की बात की गई है, ताकि आगे आने वाले टाइम में अगर कोई भी कोई कंपेन यहाँ पर चला रहा है तो वो कंपेन ऐसा हो कि यहाँ पर उसको पकड़ा जा सके अगर वो गलत है यहाँ पर, और फिर प्रस्तुत किया जा सके यह है अखंड गुनहगार, इसके द्वारा ये हरकतें की गई, आप लोग इसको देखो, हमारा गिरेबान आप लोग न पकड़ो। तो ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है, तो इसके चलते यहाँ पर कई सारे इशू देखने को मिलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये निकल कर आता है कि यहाँ पर जब फेक न्यूज के बारे में हम लोग बात करते हैं तो काफी लार्ज स्केल पर दुनिया भर के फेक अकाउंट आप लोग को देखने को मिलते हैं जब आप लोग फेसबुक पर जाते हैं, ठीक है।
तो कई सारी जो फेक अकाउंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो फेक इंफॉर्मेशन फैलाते हैं वो, इसकी वजह से कई बार सोसाइटी में, कई बार रिलीजन के बीच में, कई सारी कम्युनिटी के बीच में यहाँ पर माइनॉरिटी को भी टारगेट किया जाता है। और आप लोगों को पता है, अगर बात करेंगे संविधान के अंदर, तो पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट है वैसे तो हमारे, हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं आर्टिकल 19 के अंदर में, पर लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं, जैसे रिलीजन के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो पार्ट 3 में ही आप लोगों को आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक का यहाँ पर हमारे अधिकार है। यहाँ पर अगर दो रिलीजियस कम्युनिटी के बीच में यहाँ पर लड़ाई छिड़ा दी, तो यहाँ पर ये काफी बड़ा मुद्दा देखने को मिलेगा, और कई बार माइनॉरिटी के खिलाफ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो माइनॉरिटी के लिए कहा है, ये भी पार्ट 3 में आप लोगों को देखने को मिलेगा, आर्टिकल 29 और 30 में जो माइनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ भी कई बार कई सारी बातें देखने को मिलती है, तो उसको रोकने की यहाँ पर कोशिश की जाती है ताकि कोई ऐसा इश्यू देखने को नहीं मिले। तो यहाँ पर फेक न्यूज को किस तरीके से रोका जाए, तो फेसबुक की जो एल्गोरिथम है वो क्या करती है, कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, अभी मैं आप लोगों को मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि मेरा अकाउंट जो है फेसबुक पर यहाँ पर वो उन्होंने रेड जोन में डाल रखा है, और अगर आप लोग पूरी हिस्ट्री उठाकर देखोगे, आज तक मैंने कोई भी ऐसी चीज शेयर नहीं की वहां पर जो कि आप लोग जिसको बोल सकते हैं कि ये गलत चीज है। पर हाँ ये है, कई सारे लोग जो है उसको नेगेटिवली रिपोर्ट करते हैं, कोई भी रिपोर्ट को, तो फिर बिना उसको चेक किए हुए यहाँ पर उसको उठाकर रेड लिस्ट में डाल दिया, ठीक है, वार्निंग लिस्ट में डाल रखा है अकाउंट। आप लोग सोचे मैं वहां पर मोटिवेशनल कोट शेयर करता हूँ नॉर्मली, अगर आप लोग देखें, इसी के साथ में एक आधी वीडियो का लिंक शेयर कर दें वहां पर, ठीक है। फेसबुक ग्रुप का अगर आप लोग बात करें, वहां पर भी मैं आप लोगों को नॉर्मली वीडियो शेयर करता हूँ, क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, जिसको क्वेश्चन लिखने होते हैं ये समझ सकते हैं, जो भी पेजेस वगैरह है वहां पर भी आप लोगों के लिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन रहती है। ट्विटर पर आप लोग देख लीजिए, तो नॉर्मली क्या करते हैं, मान लीजिए कोई अकाउंट है तो उसको किसी ने यहाँ पर रिपोर्ट कर दिया, तो ये जाकर चेक नहीं करेगा कि वो सही रिपोर्ट किया गया फिर गलत रिपोर्ट किया गया। पिछले साल नवंबर के महीने से मेरा अकाउंट जो है वो वार्निंग में डाल रखा है। तो कई बार लोग क्या हो गया, मान लीजिए कोई फेक अकाउंट है, मैंने उसको रिपोर्ट कर दिया, अब कोई इसको हटा ही नहीं रहा है, क्योंकि इनके पास में इतनी टीम ही नहीं है कि यहाँ पर जाकर एक एक अकाउंट को ये चेक करें। तो इसकी वजह से कई बार फेक अकाउंट जो है वो लंबे समय तक यहाँ पर टिके रहते हैं। तो उसके चलते कई बार हम लोगों ने बोला भी यहाँ पर कि इसके लिए रूल और रेगुलेशन लगना चाहिए, चीजें चलनी चाहिए, पर लेकिन कथनी और करनी में काफी ज्यादा फर्क आप लोगों को नजर आता है। और ऐसी अगर जो फेक न्यूज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, ये सोसाइटी पर भी काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालती हुई नजर आती है। तो इसको यहाँ पर हम लोग को देखना चाहिए। आप लोग जो है कोई भी फेक अकाउंट अगर ऐसा कुछ करता है, तुरंत उसको डिलीट मारो और ब्लॉक कर दो, उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है कि हाँ क्या लिखकर चला गया कोई इंसान, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेगी। इवन अगर क्वेश्चन भी इसके बारे में आप लोगों को लिखना हो, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी मैंने दिए, यहाँ पर बोला जाएगा कि फेक न्यूज अफेक्ट्स फ्री स्पीच। जो फ्री स्पीच होती है उसको अफेक्ट करता है। आप लोगों ने सुना होगा कई बार इतनी बार झूठ बोल दिया जाता है इंसानों के द्वारा कि जो सत्य है वो भी इंसान को जो है वो झूठ लगने लगता है, कि हाँ जो झूठ है वो सत्य लगने लगता है। तो ये बातें देखने को मिलेगी। तो फेक न्यूज जो है कई बार जो सिटीजन है उन तक सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाती है, तो जो है सिटीजन की जो इन्फॉर्म चॉइस है उसके ऊपर भी इंपैक्ट डालती है, और ये डेमोक्रेसी के ऊपर काफी ह्यूज इंपैक्ट डाल सकती है। तो लोकतंत्र का अपहरण हो जाता है, हाईजैक हो जाता है लोकतंत्र, क्योंकि लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पाती है। तो इसके ऊपर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अभी एक बच्चा जो है यूपीपीसीएस का पेपर देकर आया था, उसके द्वारा बहुत ही लंबा सा एक मेल लिखा गया, बोला गया कि सर कितना अच्छा लगा पेपर देखकर, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मैं डायरेक्ट समझ पा रहा था, मुझे पहले क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते थे, अब यहाँ पर बहुत अच्छे से उनको लिख भी पा रहा हूँ, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिल रहा है। तो यार देखिए, मैं तो यहाँ पर क्वेश्चन डेली आप लोगों को पोस्ट कर देता हूँ, तो ठीक है, अब आप लोग के हाथ में हो जाता है कि कितने बच्चे जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने बच्चे चीजों को यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो यानी कि ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड रहेगा। टीचर अपना काम कर देता है, टीचर का काम फिर खत्म हो जाता है, मैंने पोस्ट कर दिया, मेरा काम खत्म हो गया। अब कितने ऐसे हैं आप लोगों में से जो रियलिटी में अपनी पढ़ाई को सीरियस लेकर चल रहे हैं, तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये आप लोग देखा कीजिए, अपना कोई भी बेसिकली चीजें जो है उसको हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये बातें हैं बेसिकली, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल थे जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बातें की। आगे करते हैं, काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर बात की जा रही है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल के बारे में। तो ये एक काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है जिसके बारे में आप लोगों को जानकर काफी अच्छा लगेगा। समझेंगे यहाँ पर जो प्रिजनर आइडेंटिफिकेशन बिल है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। अभी हमारी कंट्री में पार्लियामेंट में एक पर्टिकुलर जो बिल लाया गया, तो उसके चलते यहाँ पर बातें देखने को मिली, जिसको बोला जा रहा है द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल। नाम ही आप लोग देखते हैं, एक प्रोसीजर होगा जो कि क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करेगा कि ये इंसान जो है वो कौन है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये उठाकर रखेगा। यहाँ पर ये बोला गया है इस बिल के अंदर में कि यहाँ पर अब तक का जो हम लोग यहाँ पर रखते थे, जैसे मान लीजिए किसी को पकड़कर पुलिस ले गई, तो वो क्या करते थे, तो यहाँ पर पुलिस जो थी यहाँ पर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेती थी, यानी कि उसका नाम वाम ले लिया, ठीक है, उसके यहाँ पर थंब इंप्रेशन वगैरह ले लिए, वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती थी। अभी यहाँ पर और ज्यादा एक्सटेंड कर दिए गए। तो ये जो सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है, मैं आप लोगों को आर्टिकल में लेकर चलता हूँ और अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। वैसे बड़ी पिक्चर भी मैंने डाल दी है। तो यहाँ पर जो चेंज किया जा रहा है वो चेंज किया जाएगा द आइडेंटिफिकेशन प्रिजनर एक्ट 1920। तो इस एक्ट में चेंज करके यहाँ पर ये नया बिल लाया गया है। ये तो छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पर नया रूल जो लाया जा रहा है यहाँ पर वो आप लोग को देखने को मिलेगा।
अब तक यहाँ पर ये था अगर किसी को पुलिस पकड़ कर ले गई तो उसकी बायोमेट्रिक और बायोलॉजिकल जो डेटा है उसके बारे में यहाँ पर अब लेटेस्ट यहाँ पर उसको यहाँ क्या होता है उसको उसका ये डेटा इकट्ठा किया जाएगा। जबकि अब तक क्या था यहाँ पर फिजिकल मेजर लिए जाते थे, फोटो ले लिया और फिंगरप्रिंट्स ले लिया, यहाँ तक काम चल जाता था। पर लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ पर कई सारे और मेजरमेंट्स यहाँ पर इसमें ऐड किए जा रहे हैं। ठीक है, फिंगर ये हो गया, पाम यानी कि पूरी हथेली का यहाँ पर ले जाएगा, उसके फुट का भी इंप्रेशन प्रिंट लिया जाएगा यहाँ पर, बायोलॉजिकल भी उसकी इंफॉर्मेशन ली जाएगी, पूरा उसको एक तरीके से बिहेवियर वगैरह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सिग्नेचर, हैंडराइटिंग, वो सब चीजें यहाँ पर अब ली जा रही है। तो इसके चलते यहाँ पर जो ये अंग्रेजों के द्वारा कानून बनाया गया था उसमें हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा यहाँ पर यह कि इतनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेने की क्या जरूरत है किसी पर्टिकुलर पर्सन की, तो उसके चलते यहाँ पर बोला गया जो प्रैक्टिस है यहाँ पर तो उसमें फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर पहले ये हुआ करते थे, अब और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप लोगों ने लेना स्टार्ट कर दिए, तो इसके चलते यहाँ पर इश्यू बन गया है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर जो आइडेंटिफिकेशन बिल है उसमें ये बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर कानून आया था जो मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ाया, उसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा। क्वेश्चन क्या था कि प्राइवेसी जो है वो संविधान में कौन से आर्टिकल के अंदर फंडामेंटल राइट के तौर पर आती है यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर बेसिकली आर्टिकल जो आप लोगों को याद रखना है आर्टिकल 21 है, जिसमें बात करते हैं राइट टू प्राइवेसी के बारे में। और ये कहां से निकल कर आई, हमारी कंट्री में केस आया था जिसको केस पुत्तास्वामी केस बोलते हैं, और ये जो केस था ये 2017 में था। इसमें ये बोला गया कि इंडिविजुअल पर्सन की प्राइवेसी को हनन आप लोगों को नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर देखने को मिली। इसी के साथ में जो प्राइवेसी है उसको फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया, तो ये काफी बेहतरीन स्टेप आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, तो आप लोगों को उसको लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए जब भी कोई ऐसा पॉइंट आप लोगों की जिंदगी में कोई क्वेश्चन बनता है ना, उसके बारे में आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये माना जाता है एक तरीके से कि हाँ आप लोगों ने इसको ढंग से समझ रखा है। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था जिसमें मैंने गोल्डन ट्रायंगल के बारे में बात की थी। ठीक है, तो गोल्डन ट्रायंगल भी आप लोग याद रखिएगा, जब यहाँ पर जब आर्टिकल 3 आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो आर्टिकल 14 हो गया। ठीक है, इसी के साथ में आर्टिकल यहाँ पर 19 हो गया और यहाँ पर हो गया आर्टिकल 21। तो ये 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के साथ में काफी हद तक कनेक्टेड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इन तीनों आर्टिकल के बारे में याद रखिएगा। यहाँ बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं राइट टू लाइफ के बारे में, यहाँ पर बात करते हैं बेसिकली जो राइट टू फ्रीडम के बारे में, और यहाँ पर बात करते हैं राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में। तो ये तीनों आर्टिकल को मिलाकर हम लोग गोल्डन ट्रायंगल का नाम हम लोगों के द्वारा दिया गया है। अब आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि गोल्डन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट जो है वो कहां से निकाल कर लाया गया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को जरूर याद रखना है। तो हमारी कंट्री में केस आया था जिसको बोलते हैं मेनका गांधी। तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था यहाँ पर, तो उस केस में से यहाँ पर ये बेसिकली रूल निकाल कर लाया गया गोल्डन ट्रायंगल का, यानी कि ये बोला गया ये जो आर्टिकल्स हैं ये काफी लार्ज स्केल पर अपने एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इनको लेकर साथ में चलने की बात की जाती है कई बार। तो एक तरीके से यहाँ पर इंसान जो है यहाँ पर इन आर्टिकल से काफी ज्यादा कनेक्टेड है हमारी कंट्री में, और ये जो आर्टिकल है काफी बेहतरीन तरीके से मैंने पॉलिटी के अंदर आप लोगों को कवर भी किए हैं, तो इसके बारे में आप लोग जाकर जरूर पढ़िएगा। बेसिकली आप लोग जो आर्टिकल जो है ये सारे जिनके ऊपर मैंने पॉलिटी के अंदर लेक्चर बना रखे हैं, तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर कोई पूछ ले तो इसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, आगे अगर बात करें यहाँ पर वोलेशन की बात की जा रही है आर्टिकल 20 के अंदर भी। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है। अगर कोई आप लोगों से मतलब पूछ ले तो पूछा जा सकता है कई बार, तो मैंने यहाँ पर पूरा मीनिंग आप लोगों को बता दिया। यहाँ पर कई बार आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है, आप लोगों ने पहले अगर आप लोगों को याद हो तो जैसे AIEEE का मुझे याद आ रहा है फॉर्म भरा करते थे, तो उसमें क्या होता था एक एक्नॉलेजमेंट लेटर आया करता था कि हाँ फॉर्म सर IIT का भी भरने से आता था यहाँ पर कि फॉर्म सबमिट हो गया है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट होता है ना एक तरीके से किसी को डिलीवर कर दिया, डिलीवरी हो चुकी है, तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से बातें की जा रही है, तो यहाँ पर ये एक तरीके से ये जो शब्द है इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अलग से डाल दिया, इसलिए मैंने कहा आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा सा, तो एक इन्फॉर्मेशन डाल दी। अगर बात करें यहाँ पर मुद्दा ये है कि आप लोगों ने डेटा तो सारा ले लिया, उसके थंबनेल ले लिए, उसके एक तरीके से मतलब एक थंब इंप्रेशन ले लिया आप लोगों ने, उसके सारी चीजें इकट्ठी कर लिया आप लोगों ने, पर रियलिटी में देखने वाला मुद्दा यहाँ पर ये निकल कर आता है कि क्या आप लोग उसको कैसे लेकर चल रहे हो, यानी कि आप लोग क्या यहाँ पर उसको प्रिजर्व रख पाओगे ढंग से, आप लोग उसको शेयर करोगे, उसको डिसेमिनेट करोगे, डिस्ट्रॉय करोगे। तो बोला जाता है कि 75 साल तक यहाँ पर डेटा को रिकॉर्ड करके रखा जा सकता है, पर लेकिन उसको किस तरीके से आप लोग रखोगे, इंसान की प्राइवेसी का हनन होगा। ठीक है, सेफ्टी और डेटा के बारे में बात करते हैं तो आप लोग चीजों को सेफ नहीं रख पाते हैं, तो वो इश्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे निकल कर आ रहे हैं जिनके ऊपर बात करनी चाहिए और जिनको यहाँ पर लेकर चलना चाहिए। तो उसी के चलते कई सारी बातें हैं। स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन अगर लॉ के बारे में आप लोग बात करते हैं, हमारी कंट्री में ऐसा कानून अब तक है नहीं है। अच्छा, एक कमेटी का नाम आप लोगों को मैंने बताया था कई बार, वो कमेटी का नाम बताइए जो कि डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में यहाँ पर बात करती है। आज तक भी वो कमेटी जो है वो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, तो हम लोग कैसे चीजों को लेकर चल रहे हैं ये हम लोग को यहाँ पर समझना पड़ेगा।
अगर बात करें यहाँ पर बेसिकली अगर कानून के बारे में, तो 1920 के बारे में अगर आप लोग बात करें, यहाँ पर ये कानून था जिसमें बात की जाती थी मेजरमेंट अगर आप लोगों को लेना है तो यहाँ पर 1 साल या फिर अगर अबव, अगर किसी को जेल मिली है 1 साल या फिर उससे ज्यादा, तो ये उस इंसान का मेजरमेंट आप लोगों को लेना है। पर लेकिन अब ऐसा मुद्दा यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कई बार अगर आप लोग बात करें, बिल जो है वो इंक्लूड कर रहा है ऑल द कन्विक्टेड, यानी किसी को भी पकड़ लिया, अरेस्ट एक बार कर लिया, तो डिटेन कर लिया यहाँ पर, तो उसको फिर आप लोग यहाँ पर उसका डेटा लेते हैं। तो यहाँ पर अरेस्टेड पर्सन जो है, अगर बात करें उसको अरेस्टेड किया गया, अभी एक्यूज भी नहीं है वो, ठीक है। अगर बात करें तो बोला गया कि अगर एक्यूज में नहीं है तो नॉट एक्यूज्ड इन ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन और चाइल्ड, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसको, अगर यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसको अटैच किया जाता है तो 7 या फिर उससे ज्यादा डिसअलाउ किया जाएगा टेकिंग द सैंपल्स, ठीक है। पर लेकिन रियलिटी में अगर बात करें तो ये बोला जा रहा है वुमेन और चाइल्ड से रिलेटेड अगर बात करें। पर मुद्दा यहाँ पर ये, मान लीजिए मैं आप लोगों को, जैसे कई बार मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोगों को टेलीग्राम पर जाना है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बोलने के बाद भी कई सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं, सर टेलीग्राम कहां पर है, सर आंसर राइटिंग कहां पे करना है, सर कहां से पीडीएफ मिलेगी, क्यों? क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कई सारे लोगों को पता ही नहीं है टेलीग्राम क्या होता है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो कई सारे लोग इन चीजों के बारे में अवेयर ही नहीं होते हैं, तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको अवेयर कराएं। आप लोगों ने रिटर्न तो कर लिया, उनको पता नहीं उनको इस चीज का फायदा मिल रहा है, आप लोगों ने सैंपल कलेक्ट कर लिया, उनको पता ही नहीं था, उनको ये इसको मना भी कर सकते हैं क्या? तो एक प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए यहाँ पर। ऐसी चीज आप लोग फेक वेक चीज रखते ही हो जिससे यहाँ पर एक तरीके से इंसान जो है, अगर किसी को पुलिस पकड़ के ले गई वो वैसे ही सहमा रहेगा, ठीक है, उसकी वैसे ही दिमाग ऐसा रहेगा कि पता नहीं क्या हो गया है, तो ऐसे इश्यूज देखने को मिलेंगे। तो ऐसे इंसान को आप लोग यहाँ पर बेसिकली पहले ही आप लोगों को प्रेशर में है, यहाँ पर पुलिस ने पकड़ लिया, तो इस तरीके से ये कंट्रोवर्शियल बिल है, इसमें कई सारे एक्टिविस्ट को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है, इनोसेंट लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कई बार कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बातें बोल रहा है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यहाँ पर चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बात की जाए तो उसको यहाँ पर ये बिल भेजना चाहिए जिससे कि चीजों को यहाँ पर देखा जाए, ठीक है। तो काफी इंपोर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा याद रखेगा। सोचा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल दो स्टैटिक के बारे में, तो देख लीजिएगा। वैसे मैंने सारी पार्लियामेंट्री की स्टैंडिंग कमेटी जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करा रखी है आप लोगों, उनके ऊपर लेक्चर। एक बच्चे के द्वारा बोला गया, सर पार्लियामेंट्री की स्टैंडिंग कमेटी पढ़कर मजा आ गया कह रहा है सर मैंने क्लास ली थी, वहां पर भी इस तरीके से नहीं पढ़ाया गया था। तो देखो यार, बड़ी जी से वो नहीं कहते, जी जान लगाकर मैंने वो पॉलिटी पढ़ाई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग उनको देख सकते हैं, एक एक चैप्टर को काफी डिटेल में कवर किया है मैंने, तो उसको अच्छे से एंजॉय करिए आप लोग यहाँ पर। और पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मैंने पोस्ट कर रखी है, अगर आप लोग जाकर देखोगे ना तो टेलीग्राम पर जब आप लोग जाओगे तो यहाँ पर पीडीएफ भी सारे आप लोग को मिल जाएंगे। एक मिनट अभी आप लोग देखना, कई सारे बच्चे पीडीएफ के बारे में पूछते रहते हैं, तो कंप्लीट जो मंथली पीडीएफ उनकी भी मिल जाएगी आप लोग यहाँ पर, और पीडीएफ देखें यहाँ पर, ठीक है। तो सारी आप लोग यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, यहाँ सारी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा रखी है, तो इनको भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी दिक्कत हो तो देख लिया करो, और देखिए कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना उसको आप लोग भी बता दिया करो, ठीक है। सारी चीजें मतलब मैं ही बताऊं, कई बार नहीं बता पाता हूं, तो आप लोग थोड़ा सा बीइंग ए फैमिली इस चीज को जरूर सपोर्ट किया करो, ठीक है। आर्टिकल 105 जो है यहाँ पर बेसिकली कमेटी के बारे में बात करें तो पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में 105वां आर्टिकल है यहाँ पर ऑन प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट्री मेंबर, तो ये कमेटी देखने को मिलेगी। और आर्टिकल 118 है यहाँ पर जो कि स्टैट्यूटरी प्रोविजन के बारे में बात करते हैं। टोटल जो कमेटी है यहाँ पर आप लोगों को कई सारी कमेटी देखने को मिलती है, जैसे फाइनेंशियल कमेटी हो गया, स्टैंडिंग कमेटी हो गया, एडहॉक कमेटी हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी हो गया। तो यहाँ पर हम लोग बात करें स्टैंडिंग कमेटी के बारे में, ठीक है। तो अलग अलग चीजों पर यहाँ पर ये कमेटीज बनाई जाती हैं। फाइनेंशियल के बारे में पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था। आप लोगों को ये बताना है कि अगर हमारी कंट्री में जो कैग रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो वो कौन सी कमेटी उसको रिव्यू करती है, ये आप लोगों को बताना है। और कैग जो है वो संविधान में किस आर्टिकल के अंदर आता है ये आप लोगों को बताना है। ये वो क्वेश्चन है जो कि रेगुलरली आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में अगर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए पॉइंट को क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को माइंड में रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे, आई होप कि आप लोगों के माइंड में आर्टिकल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्या क्या मुद्दा है, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, इशू क्या लग रहा है। यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में मैंने बात कर ली और पार्लियामेंट्री से रिलेटेड ये चीजें भी होगी, ठीक है। अब कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो ये थे मुद्दे जो हम लोगों ने यहाँ पर देखे। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये ज्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा सा आर्टिकल है, पर लेकिन आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए इसके बारे में। तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये बात कर रहा है किसके बारे में, इजराइल के बारे में खासकर, और इसी के साथ में यूएई के बारे में। अभी यहाँ पर जो कई सारे मेंबर हैं जो कि यूएसए के सपोर्ट में जिया करते थे, यानी कि यूएसए के रहमो करम पर जिंदा रहा करते थे, उनको अभी डर लगने लगा है क्योंकि यूएसए जो है वो अपनी प्रेजेंस कम कर रहा है इस रीजन में। एक हो गया इजराइल हो गया यहाँ पर, ठीक है, सऊदी अरेबिया हो गया, ये लंगोटिया जा रहे हैं यूएसए के जिनको यूएसए हमेशा सपोर्ट प्रोवाइड कराता था, या फिर यूएई हो गया। पर लेकिन अभी यहाँ पर ये ईरान के कहर में आकर पड़ गए क्योंकि ईरान जो है यहाँ पर वो एक ऐसा देश है जो कि यहाँ पर इनकी बनती नहीं है कई बार, क्योंकि ये जो कंट्री है अगर बात करें जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, ये कई सारी कंट्री जो है इनके अंदर शिया और सुन्नी वाला फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ही यहाँ पर जो ग्रुप होता है उनमें आपस में बनती नहीं है, तो उसके चलते यहाँ पर इशू देखने को मिलते हैं। एक टाइम हुआ करता था पैलेस्तीन के मुद्दे पर ये सारे लड़ा करते थे,
पर लेकिन अब यहाँ पर ये इजराइल के साथ खड़े हो गए हैं, पैलेस्तीन के मुद्दे को भी साथ में रखते हुए। और वो कहां से निकल कर आया, वो हुआ यहाँ पर अब्राहम अकॉर्ड। तो अब्राहम अकॉर्ड जो था वो साइन किया गया। मैंने आप लोगों को अब्राहम अकॉर्ड के बारे में पढ़ाया भी था, थोड़ा सा बता देता हूं एक बार। ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है अब्राहम अकॉर्ड के बारे में किस किस के बीच में साइन किया गया। तो याद रखिएगा इजराइल, इसी के साथ में यूएई और बहरीन, ठीक है, ये देश जो है इनके द्वारा अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया। एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे के देश में एम्बेसी खोलेंगे, और यहाँ पर यूएसए की प्रेजेंस में अब्राहम अकॉर्ड जो था वो यहाँ पर साइन किया गया। और ये जो अकॉर्ड के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये 15 सितंबर को आप लोगों को देखने को मिला 2020 में, जब डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट थे, जब ये साइन किया गया। अभी यहाँ पर इनका मुद्दा ये बन गया है कि यहाँ पर जो ये एरिया है इसको पहले काफी अच्छे से सपोर्ट मिला करती थी। अगर कल को चलकर ईरान कुछ भी कर रहा है तो यहाँ पर अच्छी सपोर्ट इनको देखने को मिलती थी। जैसे यहाँ पर दो अलाई हैं जिनके बारे में बात करें, ये दो आप लोगों को इशू देखने को मिलेंगे। जो अमेरिका एक अम्ब्रेला सपोर्ट प्रोवाइड कराता था इनको, एक तो वो यहाँ पर कम हो गया, इसके चलते इनको आपस में मिलकर काम करना पड़ रहा है। दूसरा, ईरान के द्वारा जो सपोर्ट किया है, जैसे यमन के अंदर में ईरान क्या करता है, वो हुतई कम्युनिटी को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब यूएसए जो है यहाँ पर बेसिकली सऊदी अरेबिया को सपोर्ट ही नहीं कर रहा था उस मुद्दे पर, तो यहाँ पर इनको अब ये लग रहा है मिलकर काम करना पड़ेगा। तो इजराइल और जो खासकर जो इजराइल और खासकर जो सऊदी अरेबिया जो कभी मिला भी नहीं करते थे, वो भी अब मिलकर काम करने के लिए तैयार है। यूएई भी यहाँ पर इनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है, यानी कि पैलेस्तीन को साइड में छोड़कर अब यहाँ पर ये अलग ही तरीके से ग्रुप यहाँ पर बना रहे हैं। तो उसी के चलते यूएई, बहरीन, मोरक्को और इजिप्ट जो है यहाँ पर, ये इजराइल यहाँ पर गैदर्ड हुए यहाँ पर, जिसके चलते यहाँ पर ये चाहते हैं कि कैसे ईरान को टैकल करना है। क्योंकि ईरान जो है वो एक काफी पावरफुल कंट्री माना जाता है कई बार अगर बात करें, और ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर इशू ये निकल कर आता है कि अगर कल को चलकर वो डील साइन हो जाती है तो ईरान के हाथ में बहुत पावर आ जाएगी, तो उसको चलकर इनको सबको डर लगा रहता है। तो इसके चलते कई बार क्रिटिसाइज करते हैं कि इस चीज को कम से कम यहाँ पर रोकना है। तो ये काफी बड़ा मुद्दा आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये हुतई कम्युनिटी के बारे में आप लोग याद रखिएगा, यमन के अंदर में एक प्रोक्सी कम्युनिटी है जिसको सपोर्ट करता है कौन, सपोर्ट करता है ईरान। तो ये कई सारे इशू हैं जिसके बारे में माइंड में आप लोगों के क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो एक अच्छा आर्टिकल था, एक ओवरव्यू कम से कम आप लोगों के पास में इसको लेकर होना चाहिए। कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। डाउट अगर हो तो उसको आप लोगों को क्लियर करके आगे बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि डाउट लेकर जाओगे तो फिर फायदे क्या है लेक्चर देखने का। तो डाउट को यहीं पर ही छोड़कर आप लोगों को जाना है, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर बेसिकली बोली जा रही है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर आप लोगों से डायरेक्ट पूछाते हैं कि एग्जाम बाइकआउट करने की बात की गई जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। अभी आप लोगों ने देखा हिजाब वाला जो मुद्दा वहां पर निकल कर आया, तो याद रखिएगा यहाँ पर ये काफी इंपोर्टेंट था। कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया कि स्कूल में जो भी यहाँ चलेगा, कॉलेज में, वो ड्रेस कोड चलेगा। तो यहाँ पर हिजाब को रिलीजन का पार्ट नहीं माना गया, तो उसके चलते अभी यहाँ पर आप लोगों को चीज देखने को मिली। डिफेंस के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आप भी देखने को मिल रहा है। BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ में डिफेंस मिनिस्ट्री का यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है जो BEL बेंगलुरु बेस है यहाँ पर, तो उसमें 1993 करोड़ रुपए का यहाँ पर बेसिकली जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ये प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर BEL के साथ में, और इसी के साथ में BEL हैदराबाद भी यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है। CRPF के कई सारे जवान जो है रिसेंटली अभी उनकी जान गई है, तो इसके चलते एक डेटा प्रोवाइड करा रहा है। तो यहाँ पर ये डेटा थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं, अगर यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो ये मैं आप लोगों को PDF में मिल जाएगा, तो ये आप लोग देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। इसी के साथ में पावर प्रोजेक्शन के बारे में बात की जा रही है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के बारे में। देखिए कई बार आप लोगों को दिक्कत देखने को मिलती है कि ये कमेटी बनाई क्यों जाती है, ठीक है। कमेटी का बेसिक पर्पस जो होता है, हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट है ना, वो प्रॉपर इतने टाइम तक काम नहीं कर पाती है। तो माइन्यूट अगर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो फिर यहाँ पर कैबिनेट कमेटी वगैरह ये सारी आप लोगों को काम करती हुई नजर आएंगी। तो उसके चलते यहाँ पर ये इशू देखने को मिलता है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताया कमेटी के बारे में, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में। तो पार्लियामेंट इतने लंबे समय तक काम नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पर ये इशू आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो उसके चलते सपोर्ट प्रोवाइड यहाँ पर कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसी के चलते यहाँ पर चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। बात की जा रही है एक्सटेंडेड पावर कट, श्रीलंका के अंदर में काफी खस्ता हालत है, तो पावर कट काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रहा है। तो ये एक मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ओके। अगर बात करें यहाँ पर प्रीलिम्स फोकस के बारे में, तो यहाँ पर पहला मैंने आप लोगों को बताया दिया, ईरान जो इमरान साहब है उनकी खस्ता हालत हो चुकी है, तो ये आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो बिम्स्टेक के बारे में है, कल भी यहाँ पर काफी ज्यादा न्यूज में था, आज भी काफी ज्यादा न्यूज में, तो एक ओवरव्यू आप लोगों को मिलना चाहिए। कल भी आर्टिकल थे यहाँ पर, तो सोचा आप लोगों को थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं, थोड़ा सा रिवीजन भी आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा। कोई डाउट आप लोगों का नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि बिम्स्टेक को काफी ज्यादा सपोर्ट किया जाए। तो बिम्स्टेक 7 और इसके सारी सब जो भी रिलेटेड चीजें हैं वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो ध्यान से एक एक पॉइंट आप लोग सुनते हुए चलिएगा, ठीक है। तो बिम्स्टेक जो है, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि है क्या। इसके बारे में अगर बात की जाए
तो यहाँ पर सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है इस तरीके से कि आप लोग कभी भूलो ना, इस तरीके से आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। इसके साथ में कई सारे एसोसिएटेड चैलेंज भी हैं, इसी के साथ में बिम्स्टेक में और क्या क्या डिफरेंस है यहाँ पर साथ में वो भी हम लोग बात करेंगे, इसके बारे में डिफरेंस हम लोग समझेंगे। मतलब एक तरीके से एक उम्दा तरीके का आर्टिकल आप लोगों का रहेगा, तो ढंग से सुनिएगा। ये रिसेंटली न्यूज में क्यों है वो भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। अगर बात करूं तो क्वेश्चन भी है यहाँ पर आप लोगों के सामने, डिस्कस करना है द सिग्निफिकेंस ऑफ बिम्स्टेक फॉर इंडिया, यानी कि भारत के लिए बिम्स्टेक का क्या महत्व है और बिम्स्टेक में आज की डेट में क्या क्या आप लोगों को शिफ्ट लाने की जरूरत है ताकि यहाँ पर जो एकीकरण हो सके, यानी कि एक तरीके से इंटीग्रेशन हो सके, जो खासकर जिस एरिया में बिम्स्टेक है उस एरिया में मिलकर सब लोग काम कर सके, तो उसके कोऑपरेशन को भी बढ़ाने की बात की जा रही है। तो इसके ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा सकता है, किसमें, प्रीलिम्स में बन सकता है, इंटरव्यू में बन सकता है आप लोगों से कि क्यों बिम्स्टेक को इतना फोकस दिया जा रहा है साथ के कंपेयर में। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ ले तो आप लोग क्या बोलोगे, बताइए जरा आप लोग क्या बोलोगे इसके बारे में। तो इस तरीके से क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं, तो इसी के बारे में यहाँ पर तो कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कई बार देखने को मिल जाती है कि पहली समिट कहां पर हुई, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जैसे बांग्लादेश में ढाका में इसका हेडक्वार्टर है, आप लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ पहले, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। सबसे पहले बिम्स्टेक फुल फॉर्म क्या है इसकी, बोलते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन। तो बे ऑफ बंगाल यानी कि जो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है, यहाँ पर इस वाले एरिया में मल्टी सेक्टोरल यानी कि अलग अलग सेक्टर में टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि टेक्निकल के फील्ड में भी कोऑपरेशन करेंगे और इकोनॉमी में भी कोऑपरेशन करेंगे, यानी कि जो काम करने वाले हैं उसी के बेस पर इसका नाम रख दिया, ठीक है। तो टोटल मिलाकर 7 मेंबर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सातों के नाम आप लोग यहाँ पर पिक्चर में भी आप लोग देख रहे होंगे। नंबर सबसे बड़ा तो अपना ही देश हो गया यहाँ पर, ठीक है, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया। तो म्यांमार की वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में है, जो कि आप लोग याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बांग्लादेश हो गया, नेक्स्ट यहाँ पर श्रीलंका हो गया और नेक्स्ट यहाँ पर हो गया थाईलैंड, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर 7 कंट्री है, यहाँ पर ये छठा हो गया, 7 कंट्री है। पहली समिट इसकी थाईलैंड में आप लोगों को देखने को मिली थी, ठीक है, और श्रीलंका इसका करंट चेयरपर्सन है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और अभी यहाँ पर श्रीलंका के अंदर ही इसकी मीटिंग होने वाली है। तो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी किस चीज को लेकर बन रही है कि श्रीलंका के अंदर भी इसकी मीटिंग होने वाली है। तो बोला गया एक साइड में तो यूक्रेन के मुद्दे पर यहाँ पर सब लगे हुए हैं, और एक साइड में यहाँ पर 1997 में जो सार्क फाउंड किया गया था, ठीक है, तो अभी यहाँ पर उसकी मीटिंग हो रही है। और ये जो मीटिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये जो मीटिंग है ये होस्ट की जा रही है वर्चुअल मोड में। वर्चुअल मोड में मतलब ऑनलाइन इसको बेसिकली मीटिंग को कंडक्ट कराया जा रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात कंट्रोवर्सी निकल कर आ रही है कि यहाँ पर इन्वाइट किया गया म्यांमार को भी, और आप लोगों को पता है म्यांमार में आज के डेट में मिलिट्री रूल चल रहा है। तो इसके चलते ये और ज्यादा थोड़ी सी न्यूज में आ गई है कि इस तरीके से क्या यहाँ पर मिलिट्री रूलर जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है, उन्होंने अपनी डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनको उठाकर जेल में डाल दिया और अपने आप जिंदगी के मजे ले रहे हैं। तो ये कितने हद तक सही है अगर इसके बारे में बात की जाए, तो इसको लेकर यहाँ पर बातें की जा रही है, जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ और बातें अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँ, इसका नाम ऐसा नहीं कि पहले से ऐसा पड़ गया। स्टार्टिंग में चिंटू मिंटू था, बाद में पिंटू सिंटू हो गया, और फिर आगे चल के हो गया वो नहीं कहते राज्यवर्धन सिंह राठौर, ठीक है। तो इस तरीके का नाम पड़ गया बिम्स्टेक पूरा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात करें तो 5 पांडव साथ में आए थे, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका। इनके द्वारा मिलकर सोचा गया कुछ अच्छा करते हैं, कुछ मीठा खाते हैं। तो इनके द्वारा बोला गया चलो अपने एरिया में मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पर इनके द्वारा जब ये बात की गई तो फिर आगे चल के म्यांमार को भी लगा और थाईलैंड को भी लगा आखिर हम ही क्यों पीछे हटे। तो फिर यहाँ पर 2 ऐसे हैं एशियन नेशन, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये फिर यहाँ पर दे आर 2 साउथ, यहाँ पर ये तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सदर्न एशियन, और यहाँ साउथ ईस्ट एशिया के भी नेशन जुड़ गए। तो टोटल मिलाकर 7 मेंबर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि यहाँ पर टोटल मिलाकर 7 मेंबर आप लोगों को नजर आएंगे। मतलब 5 पांडव नहीं है, 7 के 7 ने मिलकर काम स्टार्ट किया था, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, हालांकि आगे चलकर बताता हूं अभी कैसे कैसे यहाँ पर ये बढ़ा। स्टार्टिंग में 5 नहीं थे, स्टार्टिंग में 4 थे, तो एक एक कर यहाँ पर कैसे कैसे चीजें पहुंची तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने इसलिए बोला ताकि आप लोग कम से कम इनको याद रख सकें, 5 पांडव अलग से, ओके। अब बात करते हैं 1997 में यहाँ पर ये बेसिकली बैंकॉक के डिक्लेरेशन के थ्रू इसको बनाया गया थाईलैंड में। इनके थाईलैंड में सब पहुंचे थे बैंकॉक जिंदगी को एंजॉय करने के लिए। तो वहां पर लगा कि यार कुछ अच्छा कर लेना चाहिए तो एंजॉयमेंट के बीच में, तो इनके द्वारा चीजों को अच्छा करने की कोशिश की गई। स्टार्टिंग में यहाँ पर BIST बोला गया था, यानी कि बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। तो ये 4 कंट्री जो है इनिशियली इनके द्वारा बोला गया, तो इसलिए यहाँ पर फिर आगे चलकर इसमें जैसे मेंबर जुड़े तो फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो BISEC यहाँ पर बेसिकली EC का मतलब था इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और B से बांग्लादेश, I से इंडिया, S से श्रीलंका और T से थाईलैंड। पर लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी फिर यहाँ पर उसी तरीके से आप लोगों को पता है फिर यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दिया। तो फिर यहाँ पर जब म्यांमार जुड़ा 1997 में यहाँ पर आगे चलकर, तो फिर यहाँ पर इसको बिम्स्टेक इसका कर दिया गया। और जब नेपाल और भूटान यहाँ पर एडमिट किए गए तो पूरा नाम आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि आज के में इसको बिम्स्टेक के नाम से पुकारा जाता है। तो ये आप लोग के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो पूरा नाम आज के में देखने को मिलता है
ये 2004 में आप लोगों के सामने निकल कर आया, ठीक है। तो म्यांमार ने इसको ज्वाइन किया, उस टाइम पर भी यहाँ पर ये BISTEC था, पर लेकिन जैसे नेपाल और भूटान ज्वाइन किए तो फिर लगा अब चेंज करना पड़ेगा। ये अलग अलग एरिया में कोऑपरेट करते हैं, ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, इसी के साथ में टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, फिशरी, एग्रीकल्चर। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर नाम में अगर आप लोग देखोगे तो लिखा है मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल कोऑपरेशन, टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि अलग अलग सेक्टर में मिलकर दोनों देश जो हैं, मतलब सारे के सारे देश हैं, ग्रुप जो हैं, वो आपस में काम करने वाले, चाहे वो कोई भी एरिया क्यों ना हो। तो ये यहाँ पर काफी शानदार तरीके से मिलकर एक दूसरे के साथ में काम कर रहे हैं, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। बिम्स्टेक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी मैंने बताई थी। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें अगर बात करें, लगभग 22% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर जीडीपी में बात करें तो काफी ज्यादा है यहाँ पर, अगर बात करें तो लगभग 3 ट्रिलियन के करीब है यहाँ पर। फोर्थ वर्ल्ड ट्रेड जो है यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस में अगर आप लोग को देखने को मिले तो आप लोग को देखने को मिलता है इनके बीच में, ठीक है। इसी 1/4 ऑफ द जो वर्ल्ड ट्रेड है यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर 6 फोकस एरिया है, जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया, ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट, ये टूरिज्म और फिशरी। तो इसमें यहाँ पर मिलकर ये काम करते हैं। तो यानी कि ये एक ऐसा एरिया है जिसमें यहाँ पर ये मिलकर काम कर पाते हैं। आज के डेट में अगर बात कीजिए, ये सारे एरिया जो है अगर आप लोग यहाँ पर इनको ध्यान से देखेंगे तो सारे के सारे जो है समुद्र के साथ में बॉर्डर टच करते हैं, ठीक है। जैसे अपनी कंट्री के बारे में बात करें तो कितने राज्य हमारे देश में जो समुद्र के साथ में बॉर्डर टच करते हैं, बताइए जरा। तो ये एरिया है कहीं ना कहीं हम भी अच्छा लेवल पर यहाँ पर अपना जो है ये बेसिकली फिशरी के फील्ड में अच्छी खासी हमारी कंट्री में भी यहाँ पर हम लोग मछलियां वगैरह पकड़ते हैं। तो ये एक अच्छा रीजन है कनेक्ट करने का एक दूसरे के साथ में। बाकी यहाँ पर देखिए, जहां जहां पर अच्छी चीजें होती हैं वहां सारी अच्छी चीजें आप लोगों को दिखाई भी नहीं देती है। कुछ ऐसी चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी जहां अच्छी नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बिम्स्टेक के बारे में अगर चैलेंजेस के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा बात यहाँ पर है कि अब तक भी इनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इनके वो उसके ऊपर इनके ऊपर काम किया गया था 2004 में, और अब तक भी यहाँ पर इसको ये ऐसा है कि बस डिस्कशन चल रहा है, यानी कि आते हैं, बात करते हैं और निकल जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ में इंटरनल टसल आप लोगों को देखने को मिलेगी कई बार कि यहाँ पर एक ने बोल दिया ऐसा कर लेते हैं, दूसरे ने बोल दिया ऐसा कर लेते हैं, तो ये दिक्कत निकल कर आती है। तो देखिए, जहां पर 2 बर्तन होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि जहां पर 2 बर्तन होते हैं वो खड़केंगे वहां पर, ये तो आप लोगों ने सुनी होगी ना बात। तो ऐसे ही कुछ माहौल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जब यहाँ पर इंडिया और ये छोटी छोटी कंट्री साथ में रहते हैं। कई बार तो इनको डर लगने लगता है, ठीक है। इनको ये लगता है कि पता नहीं इंडिया क्या करेगा, हमको हमारे हिसाब से चलने नहीं देगा। तो कई सारे लोग तो ऐसा करते हैं, जहां चाइना होता है वहां सोचते हैं इंडिया आ जाए, और जहां इंडिया होता है वहां सोचते हैं चाइना आ जाए। इससे क्या रहता है, इससे यहाँ पर इनको ये रहता है कल को कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अभी बात करें, इंडिया और नेपाल के बीच में इशू रहता है, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में इशू रहता है, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में भी कई बार यहाँ पर कई सारे इशू देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हैं। नेपाल अगर बात करें यहाँ पर आज के डेट में, तो कई बार इस तरीके से ऐसी चीज रहती है ना कि एक इंसान जो है जिसे चाइना की गोद में जाकर बैठ गया तो फिर दिक्कत होने लगती है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। और चाइना जो है वो अपनी हरकतें करता हुआ बाज आता ही नहीं है यहाँ पर। तो चाइना चाहता है कि यहाँ पर आकर वो घुसे इस इंडिया में, जहां पर इंडिया का इस एरिया में घुसे और जहां पर इंडिया का इन्फ्लुएंस है उसको कम करने की कोशिश करे। तो ये हरकतें देखने को मिलेगी। रही सही कसर अभी म्यांमार में जो अभी मिलिट्री कू देखने को मिला, तो यहाँ पर काफी बड़ी दिक्कतें सामने निकल कर आई। तो इसलिए कई बार तो ऐसा लगता है कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये रो रो के चल रहा है, या कई सारे लोग ये बोलते हैं चलेगा भी या नहीं चलेगा, मतलब कि धक्का मारी स्ट्रेटजी चल रही है। तो भाई साहब कहां पर जाकर रुकोगे तो बता दो। तो कई बार ऐसी भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो जरूरी है एक सही बैलेंस बनाना, अगर रियलिटी में चाहते हैं कि सही सॉल्यूशन निकालना, तो उसके चलते कई सारे मुद्दे आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं। तो ये जो मैं आप लोगों को बातें बता रहा हूं सारी, यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुके हैं इनके बारे में, और आगे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। लिखने के लिए भी आ जाए तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं, इंडिया जो है वो पहले सार्क के ऊपर काफी फोकस किया करता था, ठीक है। साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, इसमें कौन है, इसमें अफगानिस्तान नंबर 1, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान, बस यहीं आके कहानी खराब हो जाती है। तीसरे नंबर पर इंडिया हो गया, चौथे नंबर पर नेपाल, पांचवें नंबर पर भूटान, छठे नंबर पर बांग्लादेश, सातवें नंबर पर श्रीलंका, और 8वें नंबर पर आप लोगों को मालदीव देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये, अगर बिम्स्टेक के बारे में बात करें तो ये 2 देश यहाँ पर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। तो बिम्स्टेक में इसलिए ज्यादा शांति रहती है। रीजन क्या है, पाकिस्तान नहीं है, इंडिया कुछ भी बोलता है तो उसकी चलती है, पर लेकिन यहाँ पर क्या करता है, पाकिस्तान हर टाइम पे उंगली अड़ाता रहता है हर एक काम में। तो इसकी वजह से इंडिया ने क्या किया, अभी सार्क से हटकर यहाँ पर बिम्स्टेक पर ज्यादा फोकस देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर श्रीलंका भी आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर भी, पर यहाँ पर थाईलैंड और म्यांमार आप लोगों को नजर नहीं आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि आप लोग ये बताओ इनमें डिफरेंस कौन से मेंबर है यहाँ पर। तो अगर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी तो आप लोग कंफ्यूजन में आ जाओगे। तो इसलिए यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बेसिकली दोनों में कंपेयर करने के लिए अगर कोई पूछ ले तो ये बता दिया कि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साउथ एशिया के अंदर आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है, ठीक है। ये यहाँ पर साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को भी कनेक्ट करती है, क्योंकि म्यांमार भी आ गया यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया से, और यहाँ पर थाईलैंड भी आ गया। तो पूछे कॉम्बिनेशन किसका है, तो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया।
तो दोनों का कॉम्बिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ पर सारे के सारे कौन से हैं, वो साउथ एशिया के मेंबर आप लोगों को नजर आएंगे। ठीक है, 1985 में स्टैब्लिश किया गया था, यानी कि ये पुरानी है, ये थोड़ी सी एक नई है। इससे अगर इसके कंपेयर में बात करें, दोनों पोस्ट कोल्ड वॉर ही आए। वैसे अगर बात करें, मेंबर कंट्री जो है सफर करते हैं, एक ट्रस्ट नहीं रहता है यहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान वगैरह देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर ज्यादा फ्रेंडली नेचर है एज कम्पेयर टू, अगर इसके बारे में आप लोग बात करें, यहाँ पर दिक्कत ज्यादा देखने को मिलती है। रीजनल पॉलिटिक्स जैसे इंडिया और पाकिस्तान की दिक्कतें, इनका कोर ऑब्जेक्टिव जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, तो यहाँ पर इनकी गड्डी जो है वो ज्यादा अच्छे से चलती रहती है, यानी कि बिम्स्टेक जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिव है। ठीक है, यहाँ पर बातें करेंगे आप लोग तो एसिमेट्रिक पावर बैलेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर ज्यादातर जो फोकस है यहाँ पर अगर बात करें तो बैलेंस ऑफ पावर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर एक अच्छे लेवल पर काम करते हैं मिलकर। यहाँ पर बात करें इंट्रा रीजनल ट्रेड जो है ओनली 5% है, इससे ज्यादा तो यहाँ पर है। जबकि आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मुद्दा है यहाँ पर, ये एक तरीके से ना ये कंट्री जो है अलग अलग एरिया से भी आ गई, यानी कि यहाँ पर 2 एरिया भी आ गई, जबकि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, और ये साउथ एशिया होते होते भी यहाँ पर, यानी कि एक एरिया होते होते भी यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो मेन जो मुद्दा है यहाँ पर, इसीलिए हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा बोला गया यार इसको साइड में करते हैं, क्योंकि हमने बोला सैटेलाइट लगाते हैं सार्क वाले रीजन में, पाकिस्तान ने मना बोल दिया, हम लोग बोले कनेक्टिविटी करते हैं, पाकिस्तान ने मना कर दिया। यानी कि हम लोग कुछ भी लेकर आते हैं, हम लोग कोई भी छोटा छोटा इनिशिएटिव लेकर आते हैं, पाकिस्तान किसी पे हमें नहीं बढ़ता है, और इसकी वजह से फिर चीजें आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है, तो हमको लगा चलो यार बिम्स्टेक के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो मैंने क्या क्या टॉपिक यहाँ पर इसके अंदर आप लोगों कवर कर दिए। पहले तो यहाँ पर इसकी पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए हो गया, जो कि आप लोग आंसर राइटिंग करना है। चैलेंजेस क्या है, सार्क और बिम्स्टेक में क्या क्या कंपेयर आप लोगों को बता दी यहाँ पर, इसी के साथ में यहाँ पर ये टोटल आप लोगों को एक बैलेंस ही बता दिया। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। बाकी यहाँ पर अगर कोई पूछ रहे सोल्यूशन क्या होने चाहिए, तो यार यही है कि मिलकर काम किया जाए, एक कॉमन ग्राउंड पर काम किया जाए। ठीक है, ताकि चीजें जो है सही लेवल पर आगे देखने को मिले। यहाँ पर तो इंडिया जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से चीजों को लेकर चले, ताकि यहाँ पर जो छोटी छोटी कंट्री है उनको ये ना लगे कि यार इंडिया तो पापा बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंडिया जो है उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराए, और जैसे कि इंडिया करता भी है, तो ये मुद्दा आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो काफी इंपोर्टेंट है, एक कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डीए यानी कि डे अलायंस अलाउंस जो है उसको हाइक करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर 3% के करीब यहाँ पर हाइक किया गया है। तो बोला जा रहा है इसके चलते यहाँ पर 9,500 जो 44 करोड़ रुपए जो है वो पर एनम यहाँ पर खर्चा आने वाला है। ये बेसिक जो डीए होता है उसको बोलते हैं डे अलायंस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता। ठीक है, और यहाँ पर डीआर यानी कि डे अलायंस रिलीफ होता है यहाँ पर ये। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा, 7th पे कमीशन के हिसाब से अभी हमारे देश में ये चीजें चल रही हैं। कल को चलकर जैसे आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हैं, तो इनका फायदा आप लोगों को भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। हमारे देश में 47 लाख के करीब यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, याद रखिएगा। उससे ज्यादा लोग हमारे देश में पेंशन पाते हैं जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ठीक है, 47 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और 68 लाख जो है वो पेंशन पाने वाले लोग हैं। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पेंशन काफी बड़ा रोल है जिसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर देखने को मिलता है। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका मिलकर काम कर रहे हैं, तो यही बातें हैं इंडिया और श्रीलंका के बारे में। बाकी राजस्थान में एक इशू देखने को मिला, यहाँ पर एक जो डॉक्टर थी गायनेकोलॉजिस्ट, उसकी बेसिकली एक मतलब वो किसी का इलाज कर रही थी यहाँ पर चाइल्ड बर्थ के टाइम पर, प्रेगनेंसी के टाइम पर, यहाँ पर बेसिकली डेथ हो गई। ठीक है, तो आफ्टर ए प्रेग्नेंट वुमेन डेथ ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, तो यहाँ पर इनके ऊपर काफी प्रेशर पड़ा और इनके द्वारा भी आई थिंक सुसाइड कर लिया गया। ठीक है, तो उसी के चलते यहाँ पर काफी बड़ा ये इशू निकलकर सामने आया, जिसके चलते यहाँ पर ये अभी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर काफी ज्यादा इशू देखने को मिल रहा था कि देखिए अगर डॉक्टर है तो हमेशा कोशिश करता है कि वो बचाया जाए, ऐसे कोई इशू नहीं देखने को मिले, पर फिर भी अपने हाथ में सारी चीजें नहीं होती हैं, तो उसके चलते यहाँ पर ये मुद्दा निकल कर आया। ठीक है, और यहाँ पर एक और छोटी सी एक स्कीम है जिसके बारे में मैंने आप लोगों, जिसके बारे में एक बच्चे ने पूछा था, उसके बारे में मैंने आप लोगों को वैसे पढ़ाया था, तो मुझे लग रहा है कि वो स्कीम के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। वो वैसे पीआईबी में भी उस स्कीम के बारे में कवर किया गया था। ठीक है, तो आप लोगों को कई सारी नई बातें सुनने को मिलेगी और पूरी एक स्कीम कवर हो जाएगी आप लोगों की काफी अच्छे से, कोई भी डाउट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो स्कीम का पूरा ये जो बेसिकली टॉपिक है, ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। जिसको स्किप करना है वो स्किप कर देना, बाकी जिसको सुनना है वो सुनिएगा, क्योंकि पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन उसमें मैंने डाली है, एक पूरी स्कीम आप लोगों की कवर हो जाएगी। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये, अगर उसके बारे में बात करें डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। ठीक है, और पीआईबी के अंदर भी उसको कवर किया गया था। तो ये जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफी ज्यादा आप लोगों को, खासकर अगर वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। और ये जो काफी डिटेल में कवर किया गया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा, तो सोर्स क्या है यहाँ पर, हमारा पीआईबी है सोर्स, और भी कई सारे जो न्यूज़पेपर के द्वारा इसको कवर किया गया। जीएस पेपर 2 के अंदर जो इशू रिलेटेड टू वुमेन के अंदर आप लोग कवर कर सकते हैं, या फिर सोसाइटी के बारे में कुछ आए वुमेन से रिलेटेड, तो वहां पर भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। मुद्दा क्या है, मैंने अभी आप लोगों को बताया, हमारे देश में एक स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, यानी कि महिलाओं की हेल्प करने के लिए है यहाँ पर, खासकर उस टाइम पर जब महिला प्रेग्नेंट है या फिर बच्चों को दूध पिला रही है, तो उस टाइम पर महिलाओं की हेल्प करने के लिए
ये स्कीम बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा 2017 में। पर लेकिन मुद्दा क्या रहा, मुद्दा यहां पर ये रहा कि कई सारे डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ी इसमें, भाई साहब ये लेके आओ, फलाना ढमकाना, पता नहीं क्या क्या लेके आना है। तो उसके चलते उसमें से एक डॉक्यूमेंट ये था कि हस्बैंड का आधार कार्ड भी तुमको लेकर आना है। पर लेकिन यहां पर ये जो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी था उसको अभी नोट मैंडेटरी की कैटेगरी में डाल दिया गया है। अगर कोई सिंगल मदर है या फिर कोई अबेंडन मदर है, यानी कि जिसको मतलब एक तरीके से अलग हो गई अपने हस्बैंड से, एक तरीके से या फिर किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है, कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है यहां पर, तो उसके लिए भी उसको इस स्कीम की फैसिलिटी यहां पर मिल सके। तो ये जो स्कीम है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। ऑल डिस्ट्रिक्ट में कंट्री में यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जा चुका था 2017 में, और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिलकर काम करते हैं इस स्कीम के लिए। तो ये मिनिस्ट्री जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आती है। तो आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लेंगे कि बताओ कैसी स्कीम है, तो भाई साहब ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंटर और स्टेट मिलकर काम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट में दे देंगे, बताओ यहां पर किस मिनिस्ट्री की स्कीम है यहाँ पर ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री की स्कीम है यहाँ पर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट ये दे देंगे कि आधार कार्ड हस्बैंड का मैंडेटरी है, तो भाई साहब नहीं है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ओके, अब इंपॉर्टेंट बातें यहां पर कई सारी आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि कई सारी चीजों पर फोकस यहां पर किया जाता है कि न्यूट्रिशन जो बेसिकली अच्छा होना चाहिए अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में एवरी थर्ड जो वुमेन है यहाँ पर आज के में अंडर नरिशमेंट है हमारे देश में, उसको ध्यान में रखते हुए ये स्कीम लाई गई। एनीमिया की शिकार है, क्योंकि एक पीरियड साइकिल आप लोगों को वुमेन के अंदर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई बार खून की कमी महिलाओं में आप लोगों को देखने को मिलेगी। हीमोग्लोबिन काफी कम नजर आता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मली एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था लड़कियों का, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अंडर नरिशमेंट जो वुमेन है वो बच्चे को जब जन्म दे देगी तो बच्चा भी अंडर वेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो दिक्कत यहाँ पर निकल कर आएगी, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में पुअर अगर न्यूट्रिशन है यहाँ पर ये, ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर प्रॉपर वे में थ्रू आउट द साइकिल जो रहेगी वो दिक्कत में रहेगी महिला। नेक्स्ट यहाँ पर जो इकोनॉमिक और सोशल डिस्ट्रेस यहाँ पर कई बार इंपैक्ट डालता है महिला के ऊपर, तो इसके चलते कई बार काम भी करना पड़ता है, बच्चों को भी पढ़ाना है, सारी चीजें करनी है और बॉडी को भी मैनेज करना है, तो ये काफी टफ हो जाता है। जिस घर में सारे रिसोर्सेज है वहां पर तो चलो फिर भी काम चल जाता है, एक सही अमीर खानदान है, पढ़ा लिखा खानदान है, तो वहां पर काम चल जाता है। पर लेकिन एक ऐसी जो वुमेन जो कि एक लेबर क्लास फैमिली से आती है, उसके लिए काफी बड़ी बात हो जाती है कि अपने आप को मैनेज करना प्रेगनेंसी के टाइम पर। नॉर्मली आप लोगों ने महिलाओं को काम करते हुए भी देखा होगा प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, हालांकि काम करना अच्छा माना जाता है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पर लेकिन ओवर काम करना वो खतरनाक साबित हो जाता है। तो इसी के लिए गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है इसमें प्रधानमंत्री जो मातृत्व वंदना योजना में 5,000 रुपए गवर्नमेंट यहां पर प्रोवाइड कराती है, जो फर्स्ट डिलीवरी होती है मदर की उसके लिए, ठीक है, ताकि यहां पर उसको फायदा देख सके। 3 इंस्टॉलमेंट में यहां पर ये प्रोवाइड कराई जाती है, महिला को काफी ज्यादा फायदा यहां पर इसका देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं एक गुड न्यूट्रिशन भी यहां पर प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। जो खासकर ये जो स्कीम है ये नॉर्मल इंसानों के लिए, नॉर्मली जैसे आप बात करें ना कि एक ऐसा इंसान जो कि कहीं पर जॉब नहीं करता है गवर्नमेंट के स्टेट के अंदर में कहीं पर, उनके लिए स्कीम है। तो पूरे स्कीम का एक ओवरव्यू दे दिया, अब आर्टिकल में अंदर चलते हैं, बहुत सारी और बातें जानने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं आधार कार्ड के बारे में। आधार कार्ड आप लोगों के पास में होगा, जाकर उसके ऊपर संख्या गिनिएगा कितने नंबर का आप लोग का आधार कार्ड है। क्या किसी को याद है अपना आधार कार्ड? यस या फिर नो लिखेगा, आधार कार्ड नंबर मत लिख देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखिए कई सारी पर्सनल चीजें आप लोग कई बार कमेंट में लिख देते हैं, तो अपना मोबाइल नंबर मत लिखा करो, ठीक है। जरूरी नहीं है कोई भी आप लोगों से पूछे आप लोग तुरंत उसको अपना मोबाइल पकड़ा देते हो, खासकर लड़के। अगर किसी लड़की ने पूछ लिया, मैंने देखा कई बार, तुरंत अपना मोबाइल नंबर लिख देते हैं, ले कॉल कर लेना, ठीक है। भाई साहब इतना वेल्लापंथी मत दिखाया करो यार, ये सही नहीं है, ठीक है। पता चला कोई लड़का ही लड़की बनकर आपके नंबर मांग रहा हो तो फिर क्या करोगे? तो ऐसी हरकतें मत किया करो। तो ये सारी चीजें सही नहीं है। एक से एक 30 मार खा बैठे हुए, अपनी प्राइवेसी आप लोगों के हाथ में है, ठीक है। ओपन मीडिया में बैठे हुए तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी सीखो, ये सारी चीजें सही नहीं होती है। तो 12 नंबर का टोटल डिजिट जो है यहाँ पर आप लोग का UIDI होता है, और इसी के चलते इसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वहां पर वो इसको मैनेज करती है आधार को। तो ये पहले जो थी प्लानिंग कमीशन के अंडर में हुआ करती थी, जब 2009 में इसको बनाया गया, ठीक है। फिर पता चला कि यहाँ पर यार इसको ना स्टैट्यूटरी स्टेटस दे देते हैं, तो इसको क्या किया गया, स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, मतलब इसको पार्लियामेंट ने पास कर एक एक्ट बनाया गया जिसको हम लोगों ने आधार एक्ट बोला। आधार एक्ट यहाँ पर इतना बवाल क्रिएट किया जिसकी कुछ हद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसको मनी बिल बनाकर पास किया गया। मनी बिल का मतलब क्या था, गवर्नमेंट आसानी से पास कराकर ले जाएगी और राज्यसभा में इसके ऊपर ज्यादा रोष भी नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की पावर होती है मनी बिल को लेकर। तो मनी बिल कौन डिसाइड करते हैं? याद होगा आप लोगों को, स्पीकर डिसाइड करते हैं। अब मनी बिल कौन से आर्टिकल के अंदर होता है, ये चलिए आप लोग बता दीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है जिसके अंडर यहाँ पर ये सारे इनिशिएटिव आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जब तक यहाँ पर ये एक्ट नहीं लाया तब तक तो यहाँ पर प्लानिंग कमीशन देख रहे थे, भाई साहब हम देख लेते हैं जब तक तुम नहीं कर रहे हो ये काम, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने कई बार कई बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, तो पापा बोलते हैं चलो भाई साहब हम बैठ जाते हैं जब तक तुम जिंदगी को मुझे कर रहे हो, दुकान पर चल गए, ठीक है। तो ऐसी चीजें रहती हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बेसिकली प्लानिंग कमीशन के अंडर में डाल दिया, और फिर जब यहाँ पर लगा शादी वादी होगी, अब बच्चे को लगा कि भाई साहब तो रेस्पॉन्सिबिलिटी झेलनी पड़ेगी, तो फिर बोला ठीक है पापा आप जाकर थोड़ा आराम कर लो, ठीक है। नॉर्मली आप लोग ये सारी चीजें देखते होंगे आसपास में। आगे चलते हैं, यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन की जब आप लोग बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना
के लिए यहाँ पर कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया गया, यानी कि इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए अलग से सॉफ्टवेयर बनाया गया ताकि महिला जो है वो यहाँ पर आकर रजिस्टर कर सके और उनको यहाँ पर प्रॉपर चेक भी किया जा सके कैसे काम कर रहा है, उनकी स्टेटस क्या है। इसी के साथ में अकाउंटेबल भी ठहराया जा सके, अगर कोई दिक्कत है तो उसका सोल्यूशन भी निकाला जा सके। तो यहाँ पर ये पूरा एक माहौल बनाया गया प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत में। तो देखिए सोचे समझी स्कीम तो सही है, अगर प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट की जाए तो इसके चलते किसको कवर किया गया, ऑल प्रेग्नेंट वुमेन, इसी के साथ में लैक्टेटिंग। लैक्टेटिंग किसको बोलते हैं, जो बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं, तो उनको हम लोग लैक्टेटिंग बोल देते हैं। तो यहाँ पर इनको इंक्लूड किया गया, पर लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शन भी हैं, यानी कि इनको इंक्लूड नहीं किया गया। रीजन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है, ऑलरेडी गवर्नमेंट दुनिया भर के पैसे दे रही है, फिर भी स्कीम की जरूरत पड़ गई, 5,000 रुपए गवर्नमेंट के लोगे, फिर भी नहीं देंगे, गवर्नमेंट ने बोल दिया। स्टेट के अंदर कोई काम कर रहा है या फिर पीएसयू के अंदर कोई काम कर रहा है या फिर जो ऑलरेडी यहाँ पर जो सिमिलर बेनिफिट किसी दूसरी स्कीम के तहत यहाँ पर ले रहा है, तो उसको भी यहाँ पर ये स्कीम का फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये स्कीम उन महिलाओं के लिए है जिनको कोई दूसरा फायदा नहीं मिल रहा है और भाई साहब घर में बहुत ज्यादा दिक्कत आ चुकी है, तो जच्चा और बच्चा दोनों की ध्यान रखने के लिए थोड़ा सा एक सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ऑल एलिजिबल जो भी यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर लैक्टेटिंग मदर यानी कि गर्भवती महिलाएं या फिर बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं, उनके लिए यहां पर ये 2017 से इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। और किसके लिए, फर्स्ट चाइल्ड। तो ये स्टेटमेंट देकर अगर कोई पूछ ले कि यहां पर 2 बच्चों के लिए है, ऐसी स्टेटमेंट आप लोग बोलोगे हाँ बच्चे 2 ही अच्छे वाला नारा तो सुना था यार, पर लेकिन वो नारा ना आप लोग का नारा लगा देगा, उसी टाइम पर आप लोग का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नारे के चक्कर में आकर अपने आप को थोड़ा सा यानी कि बस हाँ समझो उसको, स्कीम कुछ ना कुछ एग्जामिनर हमेशा आप लोगों को मतलब बहकाने की कोशिश करेगा, आप लोगों को देखना है कितना आप लोगों को बहकना है और कितना रुकना है। ठीक है, आगे बात करते हैं बेनिफिशियरी के बारे में। तो यहाँ पर वो रिसीव करता है 5,000 रुपए। ठीक है, 5,000 रुपए इस स्कीम के तहत मिलते हैं, पर लेकिन टोटल उसको 6,000 मिल जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्कीम जो है वो कॉम्बिनेशन में चलती है, एक है जननी सुरक्षा योजना, तो टोटल मिलाकर 5,000 की जगह यहाँ पर 6,000 रुपए मिल जाते हैं, यानी कि 1,000 और ऐड हो जाता है, तो टोटल 6,000 रुपए का यहाँ पर फायदा हो जाता है। तो ये स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 2017 में लॉन्च किया गया। अब मुद्दा क्या है यहाँ पर, ये कहां पर फायदा पहुंचाती है, आप लोग क्या करना होगा। देखिए ये जो स्कीम है ना, एग्जाम के लिए चलिए समझ में आ गया आप लोग की एक स्कीम कवर होगी, पर लेकिन आप लोग ये समझिए ये देश की स्कीम है। आप लोग के आसपास में कोई ऐसी महिला होगी जो गरीब तबके की होगी, ठीक है, तो आप लोग जाकर उसको बता सकते हैं कि हाँ इसकी देश के अंदर एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, और उसका रजिस्ट्रेशन भी आप लोग करा सकते हैं। तो ये भी एक काम आप लोग कर सकते हैं भाई साहब, ऐसा नहीं कि पैसे ही देकर लोगों की हेल्प होती है, ऐसे भी लोगों की हेल्प हो जाती है, उनको उसके रिसोर्सेज तक पहुंचा दो, ये भी तो तरीका होता है। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। तो इसलिए कहता हूं पढ़ा करो, जब भी उसको बस ऐसे मत पढ़ा करो बस एग्जाम के लिए पढ़ लिया और भाई साहब साइड में हो गए, कहीं काम नहीं आने वाली है उस तरीके से चीजें जब तक आप लोग उनको इंप्लीमेंट करना नहीं जानोगे। ठीक है, तो इसलिए उसको अच्छे से पढ़ो ताकि सोसाइटी में भी फायदा देखने को मिले, और आगे चलकर अगर बनना चाहते हो आईएएस या फिर कोई ऐसी पोस्ट पर जाना चाहते हो तो ताउम्र यही काम करने हैं, गवर्नमेंट की स्कीम को इंप्लीमेंट करना है। समझ गए ना। अगर बात करें, एक तो अर्ली रजिस्ट्रेशन होना चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन का, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहां पर बात करें तो एंटी नेटल चेकअप होना चाहिए, यानी कि एंटी नेटल चेकअप क्या होता है, बेसिकली यहां पर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में यहां पर बच्चों का जच्चा का जो यहां पर चेकअप होता है उसको एंटी नेटल चेकअप बोलते हैं बेसिकली, बिफोर बर्थ और ड्यूरिंग, और इसी के साथ में जो रिलेटेड टू प्रेगनेंसी जो चेकअप होते हैं तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। रजिस्ट्रेशन जो है जो बर्थ का जो यहां पर बेसिकली वो होना चाहिए, कंप्लीशन हो जाए जब साइकिल ऑफ वैक्सीनेशन, वो सारी चीजें यहां पर चाइल्ड की वो सारी चीजें यहां पर मेंशन की जाती है। तो कहने का मतलब है प्रॉपर वे में यहां पर ये स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट की जाती है। तो ये पूरी स्कीम मैंने डिटेल में आप लोगों को इसलिए बताई कोई कंफ्यूजन न देखने को मिले। तो क्या यार एक ही अकेली स्कीम है हमारे देश में? नहीं भाई साहब, ऐसी बहुत सारी और स्कीम है जो आप लोग समझ सकते हैं। इंदिरा गांधी यहाँ पर मातृत्व सहयोग योजना, यहाँ पर ये भी एक स्कीम है। इसी के साथ में कदम श्री इन केरला में चलाई गई। पोषण अभियान आप लोगों को मैंने कई बार डिस्कस भी किया है यहाँ पर कि पोषण अभियान के बारे में मैंने ये भी बताया था कि पोषण माह भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कौन से महीने को पोषण मंथ के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, चलिए बताइए, रिवीजन आप लोगों को हो जाएगा। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये भी मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी। तो अगर थोड़ा सा टाइम निकाल कर अगर चाहें तो इनमें से भी जैसे कि ये वाली स्कीम के बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ सकते हैं। इससे क्या करेगा, कई सारी चीजें आप लोगों को और याद हो जाएंगी। तो ये बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, नहीं तो फिर जिंदगी को मजे में उड़ाइएगा। मजे में मतलब अपने आप को पढ़ते हुए, काम को यूटिलाइज करते हुए, मौज लेना, रोज लेना, नहीं मिले तो खोज लेना। ओके, तो कोई भी डाउट किसी भी चीज से रिलेटेड आप लोगों का नहीं होना चाहिए। नेत्रा प्रोजेक्ट के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछ ले यहाँ पर, तो आप लोग याद रखिएगा इसरो का प्रोजेक्ट है यहाँ पर ये, और ये बात करता है कि स्पेस में जो भी डेब्रीज है, यानी कि जो भी यहाँ पर स्पेस में जो मटेरियल बचा हुआ है फालतू को, उसको निकालने की बात की जाती है। तो ये इसरो का प्रोजेक्ट है जो कि आप लोगों को याद रखना है। कई बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। फुल फॉर्म क्या है इसकी? फुल फॉर्म है इसकी नेटवर्क, बेसिकली नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है जो कि इसरो का प्रोजेक्ट है कि डेब्रीज को यहाँ पर साफ करना है। तो यहाँ पर उसी के चलते यहाँ पर काम चलता है। ठीक है,
इंडिया जर्मनी डिस्कस कर रहे हैं यूक्रेन के इशू को, तो डिस्कस करते रहो, डिस्कस करने से कुछ नहीं होने वाला, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर रसिया और जो यूएसए हैं वो अपने ट्रैवलर को बेसिकली पृथ्वी पर वापस लेकर आ रहे हैं। हो सकता है कल को चलकर कोई इशू देखने को मिल जाए, तो ये सब मुद्दे हैं यहाँ पर जिसके बारे में समझ सकते हैं। अगर वर्ल्ड कप के बारे में पूछे फुटबॉल के बारे में तो कतर में आप लोग याद रखें, कतर दोहा में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कई सारे एग्जाम में, कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। सुडोकू जो है इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, इसको पोस्ट भी कर देता हूं मैं टेलीग्राम पर, तो अच्छे से इसको अटेम्प्ट करना। कल के जो क्वेश्चन दिए गए मून के द्वारा आंसर दिए गए काफी अच्छे से, पता नहीं सन कब आंसर देगा, मून तो अच्छे से आंसर दे रहा है काफी लंबे समय से मतलब नाम रख लेते हैं आप लोग। तो आंग सान सुई की को यहाँ पर 1991 में यहाँ पर अवार्ड मिला, ये डिस्कस किया। नेशनल जो क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में बात की गई, यहाँ पर इसके बारे में समझ सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर और भी कई सारे जो क्वेश्चन पूछे थे सबके आंसर काफी अच्छे से दिए गए। 6 लैंग्वेज जो यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है वो आप लोग को देखने को मिल रही है, इनके बारे में इनके द्वारा बताया गया। और स्टेट जो कि बॉर्डर टच करते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन में भी इनके द्वारा अच्छे से यहाँ पर बताया गया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जिनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो बताएगा, और पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड करना, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।